आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बात थोड़ी नहीं बहुत पुरानी है। आदमी को तब न खेती बाड़ी का ज्ञान था न हिसाब किताब का। वो फल बटोर के खाता था, कबीले में रहता था। लेकिन फिर अपनी जमा की हुई चीज़ों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत पड़ी तो उसने गिनती की ओर हाथ बढ़ाया, और हाथ बढ़ाने में उसकी साथी बनी उंगलियां। तो उंगलियों से जब उसने पहली बार अपनी उंगलियों को गिना तो अंकों के रहस्य उद्घाटित होते चले गए। अंक जिसका एक अर्थ है गोद, हमारे अवधि में अंक गोद के लिए कहते हैं। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। और जब इंसान गिनने की कला में पारंगत हुए तो इस विधा को वो अंक गणित कहने लगे। गणित में अपनी खास रुचि रही नहीं, बशर्ते वो चुनावी ना हो। लेकिन तुलसीदास ने अंकों की महत्ता को एक्नॉलेज किया है। एक दोहा मुझे इस एपिसोड से पहले उनका याद आया, वो ये है कि जगते रहु 36 होए, राम चरण 6 तुलसी देखु विचार ही है यह मतौ प्रवीण। यानी कि इंसान को सांसारिक प्रपंचों से 36 जैसा रिश्ता रखना चाहिए और ईश्वर से 63 जैसा। ताऊ की राय उलट है, लेकिन ईश्वर सबके अलग अलग है। सुरसा के लिए भी तुलसी यहीं पे कहते हैं कि 16 जोजन मुख तन ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। सत जोजन जहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहर आए, मांगा बिदा ताहि सिर नाए। सियावर रामचंद्र की जय। तो सबके ईश्वर अलग अलग हैं और सबकी लौ कहीं तो लगी हुई है। भाव यह है कि 36 के अंक में 3 और 6 इन दोनों की आपस में ना पीठ लगी होती है, और 63 के अंक में इन दोनों के मुख मुखामुखम अवस्था होती है। तो मन वहीं लगेगा, ऊर्जा और ऊष्मा वहीं मिलेगी जहां मुख आमने सामने होंगे। 63 की मुद्रा होगी। कम्युनिकेशन इज द की प्रो। आज तक रेडियो पर 3 ताल का ये 63वां एपिसोड है और 3 दिशाओं से एक दूसरे की ओर मुख करके हम बैठ गए हैं। कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मैं यानी कुलदीप सरदार, शुरू करने के लिए 3 ताल। जय हो जय हो जय हो जय हो। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। खेती से शुरुआत किया आपने कि किसान उस समय कबीले में रहता था, खेती करता था। किसान था नहीं वैसे। किसान था नहीं था, आदमी था, इंसान। हाँ, इंसान था। एक होता है येती, अभी भी कहते हैं कि हिमालय में कहीं है, हिम मानव है, आदि मानव है वो। अभी मुनि की रेती पे वो येती कुछ कुछ बोल गया, उसके विचार अभी भी उसी टाइम के हैं कि हड्डी दिखी तो उससे किसी का सिर फोड़ दो, तब बस चले तो इंसान को जिंदा खा जाओ। ये येती टाइप के चचा अपने देश में घर घर में पाए जाते थे। अब रिकॉर्डिंग हो रही है मोबाइल से, उसको वायरल कर दिया जाता है। अब क्या बोले, हरिद्वार से भी तो बड़ा मतलब मुनि की रेती वही है। अच्छा। अब जो है न नर है न सिंह है, पता नहीं किसके अवतार हैं। आनंद है। हाँ, बहुत कुछ। आनंद नाम की चीज नहीं है उनके अंदर। आनंद से उनका दूर दूर का रिश्ता नहीं है। कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे ख्याल मेरे मन में भी आते हैं। वैसे बहुत तरह के ख्याल मेरे मन में आते हैं, इसमें विध्वंस और मृत्यु की लीला सब कुछ डोलता है। अपन व्यक्त नहीं करते। आदमी वह व्यक्ति है जो व्यक्त करता है। कानून में मैं हेट स्पीच का समर्थक हूँ। मैं समझता हूँ कि हेट स्पीच फ्री स्पीच है। हमको बोलने का अधिकार है, तो हम यह बोल सकते हैं कि हम फलां को हेट करते हैं, फलां को पसंद नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों को हेट करते हैं, पसंद नहीं करते। हेट स्पीच मैं समझता हूँ फ्री स्पीच का हिस्सा है, लेकिन हिंसा के लिए उकसाना फ्री स्पीच का हिस्सा नहीं है। ऐसा लगभग कंसेंसस पूरी दुनिया में है। अपने देश में कानून भी है, अपने देश में तो हेट स्पीच का भी कानून है, पर कानून का राज होता तो फिर बात ही अलग होती। जाने क्या आज होता। हाँ, जाने क्या आज होता। वैसे आप लोगों ने कभी ऐसे हाथ आगे, ऐसे हाथ सामने उठा के कोई प्रण लिया है? वो प्लेज होती थी ना, हम लोग पब्लिक स्कूल में हम स्कूल में लेते थे ना। हाँ, तो वहाँ पे प्लेज होती, वी प्लेज दैट, है ना, वहाँ से शुरू होती थी। और वो क्या एक इंडियन प्लेज भी है ना, कि क्या है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माय कंट्री, हाँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, इट्स रिच एंड हेरिटेज, है ना।
तो वो ऐसी गड्डमड थी कि हमको जब तक उस स्कूल में रहे वो प्लेज के सारे शब्द सही सही पता ही नहीं थे। केवल उच्चारण के अनुरूप हम लोग कुछ का कुछ बोलते चले जाते थे और वो प्लेज हमने, तो आप सोचिए बरसों एक झूठी शपथ लेते रहे, एकदम आई शपथ जैसा मामला है। जैसे पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है हमारे देश में, फिर लीक कर दिया जाता है। पद में आ की मात्रा लगा करके नेता उसको अनुस्वारित करते रहते हैं फिर। आप लोगों के कोई ऐसे फेवरेट नंबर्स हैं क्या? मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा लकी नंबर 24 है, 36 है। आप लोग ऐसा है कुछ, मतलब जीवन में यहाँ तक पहुँच पाए क्या कि एक लकी ऐसा नंबर? हम कभी तय ही नहीं कर पाए कि कोई नंबर भी लकी हो सकता है क्या, ही तो ये कभी हुआ नहीं अपने से, ये इस पे कभी पहुंचे नहीं। हाँ, 2 का अंक मुझे प्रिय है क्योंकि मेरा जन्म मूलांक 2 है, 11 तारीख को पैदा हुआ, दूसरे महीने में पैदा हुआ, तो महीना भी दूसरा। मूलांक यानी 1+1 वाला जो है ना? हाँ, 1+1। तो 2 तो 4 हो गए। तो ये है। 11 फरवरी बाबा का बर्थडे है, जो मतलब इसी बहाने ये मालूम हुआ 3 तालियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर। पहले से ही मैं इत्तला दे दे रहा हूँ, और किसी को अलग से पता वगैरह चाहिए होगा तो मुझे बता दें। मैं 40 दिन है पूरे, अभी पूरे ओमिक्रॉन का 40वां होना बाकी है। आप ये किसी दिन मैं बहाने से ना अगले एपिसोड्स में आपके लिए ये भी हिंट छोड़ूंगा कि बाबा को फूल कौन से पसंद। येलो लिलीज। गोभी का फूल तो नहीं पसंद है। पता चला कि आपके पसंद होने ना होने से क्या होता है, देश को पसंद है। हाँ, हापुड़ से पता चला एक टोकरा चला आ रहा है गोभी के फूल सजे हुए। भाई जी खेत के हैं, खेत खाद ऑर्गेनिक डाली थी हमने। गोभी का फूल सबसे उपयोगी फूल है, ध्यान रखिएगा, बाकी फूल खा नहीं सकते। प्रिय फूल वही हैं और प्रिय चावल वही हैं जिनमें खुशबू हो। ऐसे फूल और ऐसे चावल जो दिखने में सुंदर हो लेकिन खुशबू ना हो, वो फूल और वो चावल बेकार है। तो आपको गेंदा पसंद होगा फिर, है ना? बाबा भोजन जरूर ले आते हैं। हाँ, वही वो 5 इंद्रियां है ना कि सूंघना, चखना, वो हमेशा बाबा के बोलते हुए भी मतलब वो आपके हमेशा एक सोचने के स्फेयर में रहते हैं। हम हमेशा एक ही गोद में बैठे मिलेंगे आपको, वो अन्नपूर्णा की है। बाकी बतियाते हम विश्वनाथ से भी हैं, लेकिन बैठे हम अन्नपूर्णा की गोद में। गुलाब का जो फूल है उसको आप 4 इंद्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुभता भी है? नहीं, आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं और खा भी सकते हैं। गुलाब को जो सुन सकता होगा कितना लकी होगा। मेरा दोस्त है गुलाब भाटी। गुलाब। लेकिन ये, हाँ मुझे याद है, मैं गुलाब चिक्की लेकर के आया हूँ कल, गुड़ मूंगफली और हाँ, वो बहुत अच्छी बनती है। दिल्ली में एक ठिकाना है गुलाब चिक्की का, बहुत शानदार। बंगाली मार्केट में नत्थू स्वीट्स है, वो गुलाब चिक्की बनाता है। रोहतक में एक चिक्की वाला है, उसका नाम ही गुलाब है। अरे बहुत मशहूर, आजकल वो सब जगह फैल गया है, उसने चेन बना ली है हल्दीराम जैसी, गुलाब रेस्टोरेंट करके। वैसे हम एक गुलाब कोठारी को भी जानते हैं, और गुलाब सिंह परिहार जो है विश्व हिंदू परिषद में हुआ करते थे, उनसे भी अपना परिचय रहा। तो गुलाब तरह तरह के हैं। गुलाब को लोगों ने सुना था 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद में गुलाब को एक बार फिर सुना था बिरला हाउस के दरवाजे से। गुलाब को लोगों ने सुना है। कुछ लोग कहते हैं कि गुलाब की सुनी हुई बातों में गेहूं का गणित गड़बड़ा गया और अब वो उसको सही करने में लगे हैं। गहरी बात कह दी। लेकिन ये जो संसद है जहाँ लोग 36 की मुद्रा में रहते हैं अक्सर, उसका अचानक साइन डाई हो गया, ये मतलब एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि क्या सिर्फ आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के लिए संसद बुलाई गई? अरे नहीं भैया, ऐसा कोई रहता है नहीं, लेकिन जो संसद का जो सत्र होता है वो साइनिडाई होता है, इसे अडजर्न हो गया अनिश्चित काल के लिए। होना जुमे को था, यानी आज जब हम 3 ताल रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हुआ यूं चुनाचे, एक जनाब हैं जिनका नाम है दानिश, उनको हो गया कोविड। तो वो दानिश जो है वो दान किस हो गया कि किस किस को दान कर बैठे हैं, है ना, इसलिए ये कहा गया कि वीकिर कर दो तुरंत। तो शाखा बगैर कबड्डी के वीकिर हो गई। तुम्हें दानिश्ता महफिल में जो देखा हो तो मुजरिम हो। तुम्हें दानिश्ता महफिल में जो देखा हो तो मुजरिम हो। नजर आखिर नजर है, बेइरादा उठ गई होगी। नजर की जगह ओमिक्रॉन लगा ले। हाँ। और दानिश ने भी कहा ना कि एक में क्या अभी आएंगे दीवाने कितने। ठीक है, तो आज का एजेंडा बताता हूँ। सबसे पहले आज बात अपन करेंगे शाप की।
वो सांप की नहीं, शाप की। शाप के पुराने दिनों की जया बच्चन ने संसद में सरकार को शाप दिया। अपन बात करेंगे कि वो महिलाओं को शॉपिंग की बहुत आदत खराब होती है। शॉपिंग हाँ, और वो शॉपिंग कंफ्यूजन ना फैलाए इसलिए अपभ्रंशित किया गया शाप को और उसको श्राप बना दिया गया। हाँ, फिर लोग जैसे गिलास अच्छा लेके भला आते शब्द था सहस्र, उसे सहस्त्र बना दिया गया। हाँ, जैसे वो स्रोत को अक्सर लोग स्त्रोत बोलते हैं। हाँ, नहीं, वो स्त्रोत अलग है और स्रोत अलग है। अच्छा, स्त्रोत है जब आप किसी की स्तुति करते हैं तो उसके लिए जो सूत्र है वो स्त्रोत है, और स्रोत वो है जहां से सोर्स सोर्स हो, जहां से सहस्त्र तो उद्गम हमको हो। समझ में नहीं आया। एक देहरादून के पास है जगह सहस्त्र धारा, उसको सहस्त्र धारा ही बोलते हैं लोग। श्राप लेकिन प्रचलित रहा है। हाँ, श्राप रहा है। हाँ, और लिखा भी जाता रहा है। लिखा भी जाता रहा है, और हमारे यहाँ तो शराब बोलते हैं उसको। सर आप शराब। जो तो देने वाले होंगे बड़े मतलब कंफ्यूजन रहता होगा कि मैं शराब ना बनारस में कहते हैं शहर वाला सा लिखिए। अच्छा हाँ, तो वो दिन कैसे थे जब लोग शाप दिया करते थे, और कौन शाप देता है, कौन शाप खाता है, क्या ये कमजोरी की निशानी है या ये प्रिविलेज है, इस पे बात करेंगे। और फिर बाबा के पसंदीदा त्योहारों में से एक क्रिसमस की बात होगी। मेरी भी क्रिसमस तेरी भी क्रिसमस। और उसके बहाने बेकिंग की बात होगी, छोटे शहरों की बेकरियों से जुड़े मिथक और सच, क्या पाँव से कचर के क्या बनाया जाता है। बेकिंग हम पहले इसकी बात करेंगे हम लोग। और पैटी को पेटीज और पेस्ट्री को पेस्टिक कहने वाले शहरों में अपन बड़े हुए हैं, और शायद वहाँ अब तक कैरेट केक नहीं पहुँचा है, अभी भी नहीं पहुँचा है। तो वो होगी। और बेकिंग पे छोटे मोटी बेकिंग जो लोग शुरू करना चाहते हैं बाबा से टिप्स लेंगे, मतलब मैं तो लूंगा। मुझे कैरेट केक इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि लोग तुरंत पलट कर यही क्या रहता, हलवा बना लेते हैं, ज्यादा नीक रहा। बिजार खबरों में टॉप गूगल सर्चेस की बात, जहां लोग घर में ऑक्सीजन बनाने का तरीका खोज रहे हैं। क्या हम लोगों को सच में गूगल करना आता है? हमें लगता है कि हमें आता है, पर क्या आता है? तो डिजिटल जर्नलिज्म से जुड़े दो लोगों से आज पूछेंगे कि ठीक से गूगल करना कैसे सीखें। ये छोटा प्रश्न है कि गूगल सर्च करना आता है कि नहीं आता है। इससे भी बड़ा प्रश्न है कि गूगल में सर्च करने के बाद क्या आता है। इतने सारे, मतलब वैसे ही है जैसे काली घाट में या दक्षिणेश्वर मंदिर आप जाएं अगर कभी कलकत्ते, तो वो आपको एक पेड़ा टेस्ट कराएंगे प्रसाद के लिए। वो निहायत अव्वल पेड़ा होगा, पैक और करेंगे तो दूसरा, और जो पैक करेंगे वो शक्कर है, गुम्मे होंगे, है ना। तो वो विचित्र सा छल है। गूगल वही है। गूगल मुझे दक्षिणेश्वर मंदिर दिखाई देता है। आप सर्च करते हैं कुछ और सर्च के रिजल्ट में आपको दुनिया जहान का कचरा जो है मिल जाता है। अब उसमें से अपने लिए आप सुई खोद सकते हैं, तो खोद लीजिए। हाँ, तो इस पे बात होगी। और आखिर में न्योता वाले श्रोता में 3 तालियों की चिट्ठियां हैं, पर एक छोटा सा ब्रेक पहले ले रहे हैं। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पोर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। 3 ताल सुन रहे हैं आप ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। बाबा, हमने क्रोध पर बात की है, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। उसके बहाने आपके क्रोध पर भी और ताऊ के क्रोध पर भी जो अनुपस्थित है, पर अदृश्य शक्ति है। हाँ पर पहले क्रोध का एक प्रैक्टिकल रिपरकशन होता था, शाप। कुछ ही लोगों के लिए था, वो सबके लिए नहीं था, लेकिन था। और शाप मिला था विष्णु के द्वारपालों को, जिनके नाम थे जय विजय, है ना। और वही मान्यता ये है कि वही रावण और कुंभकर्ण बने, फिर वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, वही ये बने शिशुपाल, और दूसरे वाले का क्या नाम था, दंतवृत या नहीं, शिवपाल की बात मत कीजिए।
नहीं नहीं, शिशुपाल बोला मैंने, शिवपाल नहीं बोला। तो अभी क्या है कि जय विजय इसलिए याद आए, वो जया बच्चन की वजह से, उनके पति विजय दीनानाथ चौहान। लेकिन वो जया जी ने शाप दिया सरकार को कि कहा कि भाजपा के बुरे दिन आएंगे। मैं ना पहले भी शाप और उसके वांग्मय पर भी जाएंगे, पर जया बच्चन का जो शाप है उस पर मैं आप दोनों से एक एक टिप्पणी चाहता हूँ। वो बेबसी का शाप है या कमजोरी का शाप है कि कुछ और तो बिगाड़ नहीं सकते इनका कि जाओ शाप दे देते हैं? विपक्ष शाप दे रहा है तो इसको कैसे देखें? विपक्ष शाप नहीं दे रहा है, शाप एक महिला दे रही है, और शाप देने के कारण भी बहुत निजी मालूम देते हैं। बात बहुरिया पे आई तो सासू देखो क्या तिल मिलाई, ऐसा करके गाना मैंने सुना था। नहीं, ऐसा करके गाना मैंने सुना था। फिर लोकसभा चैनल देख रहा था सब, वहां पे आ रहा अब तो संसद टीवी हो गया है। संसद। हाँ। अच्छा, वही कुछ चल रहा था। हाँ, तो इसके पहले भी वो एक बार शाप दे चुकी हैं, और उस शाप में जो उसकी पूर्व पीठिका है वो ये है कि एक बार मुंबई में कृष्ण और इंद्र की लड़ाई हो गई। तो इंद्र ने तय किया कि कृष्ण के हठ को तोड़ने के लिए वो मुंबई यानी कि पश्चिम का गोवर्धन, उसे इतना वृष्टि दे देगा कि वो डूब जाएगी, हलाहल हो जाएगी। और मुंबई में भयंकर बारिश हुई। उस बारिश से जया जी के घर में बेसमेंट में पानी घुस गया, और वहां पे तमाम तरह की कारपेट्स, कालीन, तस्वीरें, इसमें से कुछ आर्टिफैक्ट्स को नुकसान हुआ। अव्वल तो होना ये चाहिए कि जब घर में रखने के लिए जगह ना बचे तो दान की तरफ चले जाना चाहिए, लोगों को बांट दीजिए। बेसमेंट में क्यों आप इकट्ठा करके रख रहे हैं अननेसेसरी? लेकिन ठीक है, उन्होंने किया था। अब वो जब चीजें खराब होने लगी तो वो राज्यसभा के उसी पटल पे लगभग उन्हीं सीटों के इर्द गिर्द कहीं पे खड़ी होकर के और सुसुकी दय दय की उन्होंने श्राप दिया था। और दोबारा वो श्राप की अवस्था शाप की आपने अब देखी, जो ताऊ ने उसका आद्योपांतिकरण एक पंक्ति से कर दिया कि बात बहुरिया पे आई तो सासू कैसे तिल मिलाई। तो वो वाली स्थिति है। शाप की जो गति है वो हमेशा उस पहले बिंदु से योजित है। जब तक क्रोध नहीं होगा शाप नहीं होगा। शाप की यही समस्या है सबसे बड़ी। महिलाओं के शाप बहुत विचित्र किस्म के हैं। जैसे अनुसुईया का भी शाप है, और तीनों देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, अनुसुईया ने बालक बना करके बैठा दिया था अपने घर में खाना खिलाने के लिए, क्योंकि शर्त ये रख दी गई थी कि तुम निर्वस्त्र होकर भोजन करा सकती हो क्या? तो उन्होंने कहा कि करा सकती हूँ, बालक बनो। शापित किया, वो बालक बन गए, और उसके बाद में फिर उन्हें भोजन कराया। ये भी कथाएं। ऐसी ही कर्णावती की कहानी है कि कैसे एक देवी के शाप से पूरा शहर जल उठा था। ऐसे ही शाप की तमाम कथाएं हैं जिसमें महिलाओं के शाप से, और शाप को हमेशा आप पाएंगे कि ये उसके मुख से निकलता है जिसको नुकसान हुआ है, जिसे क्षति हुई है, जो खुद विक्टिम है। जैसे कोई दबंग शाप नहीं देता है, कोई दुर्जन शाप नहीं देता है, दबंग कंटाप देता है है ना? तो जो निर्बल है उसकी अंतर आत्मा का करुण क्रंदन, क्रोध में मिश्रित होके जो अवयव बनाता है उसे शाप कहते हैं। ये शाप की कथा है। दूसरा क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला समाज है यो ना, सभी बंधु हैं। तो महिलाओं के लिए एक ही चीज कही जाती है कि जो बंधु जन हैं, परिवार के जन हैं, उनको शाप लगता नहीं है। तो समस्या ये है कि ये शाप लगेगा कि नहीं लगेगा, ये संदिग्ध है। शाप उतना ही लगता है जितना गाली लगती है। ऐसी जगहों पे जहां आप गाली नहीं दे सकते, शाप देते हैं। हाँ। जैसे टीवी सीरियल में गाली नहीं दिया जा सकता तो वहां शाप देते हैं। जहां आप माता बहनों से रिश्ता बना सकते हैं वहां पे आप गाली दे देते हैं। जब लगता है कि गरियाएंगे तो और कूटे जाएंगे तो आप शाप दे देते हैं। जैसे राशन की दुकान पे आप देखेंगे महिलाओं को शाप देते हुए, राशन वाले को, और उस शाप को खा खा के वो राशन वाला और मजबूत होता जाता है। 2 कोठरी की दुकान से शुरू करता है काम, जिसमें एक घर में, एक कोठरी में खुद रहता है, एक में राशन रखता है, और धीरे धीरे उसका 3 मंजिला मकान बन जाता है, केवल शाप के बदौलत। भाई साहब, शाप उसके कैसे मिलते हैं? महिला आई, 12-1 बजे तक लाइन में लगी रही, फिर उसका उसने झलक के कहा खत्म हो गया, अब नहीं है चीनी, अब नहीं मिलेगा, जाइए वापिस। कहे महीना में 3 हफ्ता से दुकान ना खोले, आप कहा थी लौट जा, हम भिनसारे से बैठे हन, जा तहार नाश हुई, जा तहार लई करके देवी मैया लई जाए, जा तोरे पचरा फिरे सारे कलुच्छना साले, है ना? 1000 तरह के श्राप, है ना?
कोई आखिरी समय में मुंह में पानी डालने वाला ना हो, हाँ, को ना मिले, है ना। कल का सूरज न देखो। तो हाँ, कौवा खाएं, कुत्ता खाएं, इस तरह के मतलब कई बहुत ही विकृत किस्म के शाप हैं। उससे समझ में आता है कि कल्पनाशीलता अध्ययन की गुलाम नहीं है। वो बहुत अच्छी बात। शाप वह देते हैं जो अभिशापित होते हैं। अभिशप्त होना उसकी पहली शर्त है, क्योंकि अभिशप्त होंगे तभी वेदना होगी, और जब वेदना और क्रोध, जैसे मैंने बताया कि HCl + H2SO4 तभी क्लोरीन निकलेगी। वो वाली भी तो बद्दुआ होती है कि भैया अब हम कुछ न कहा, अब इनका भगवाने देखी हैं। वो वाली भी तो हाँ। होती है बद्दुआ कि हम काव कही, अब भगवाने देखी नहीं पड़ी। अच्छा, एक मैं ये कह रहा था कि एक चीज तो है शाप और एक होती है बद्दुआ। वो क्या सिर्फ भाषा का ही फर्क है, या अगर और नुएंसेस में देखें तो शाप, एक तो ये तय आपने कहा कि निर्बल देता था, पर निर्बल में भी क्या एक जो जाति में श्रेष्ठ समझा गया उसी को शाप देने का अधिकार था क्या? नहीं, कभी आप देखेंगे ऐसा नहीं है। हाँ, वही। क्योंकि शाप को ऐसा माना जाता है कि ये अंतरात्मा की वेदना है और इसलिए वो कोई भी दे सकता है। हाँ, ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश इतिहास में साहित्य के माध्यम से या दृष्टांतों के माध्यम से हमेशा की गई कि शाप उनका ज्यादा जबर है, जो जबर है, इफेक्टिव। ब्राह्मण श्राप दे दे तो इफेक्टिव है, आप दे तो क्या है? हत्या दोख है, लेकिन ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा दोख है ना। जीव को मारना दोख है, लेकिन गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है। तमाम तरह की पुस्तकों को जला देना दोष है, लेकिन गायत्री का अपमान बहुत बड़ा दोष है। तमाम तरह की नद्य धाराओं में आप खड़े होकर के मूत्र विसर्जन कर दें, वो दोख है और उससे आप शापित होते हैं। लेकिन गंगा में ऐसा कर देना महादोख है। इसलिए कहा जाता है कि गंगा के किनारे या गंगा के जल में जाने के बाद ऐसी क्रियाएं ना करें। गरीब के लिए तो कबीर ने भी लिखा है ना कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, हाँ, मरी खाल की सांस से लौह भस्म हो जाए। हाँ, तो वो है, गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। बेसिकली सब लोगों का प्रयास यही था कि कमजोर को मत सताओ। उस समय जब कबीले में रहते थे और खेती करते थे या नहीं करते थे, उसके भी पहले जब प्राचीन काल में लोग रहते थे, कमजोर के पास कोई सहारा नहीं होता था शब्दों के अलावा। शब्द आ गए थे, उसके पास बाकी कोई सहारा नहीं था, क्योंकि जो मजबूत था वो कूट देता था उसको जब चाहे तब। उसका लाया हुआ हिरन छीन के खा जाता था, तो इसके पास कुछ रहता नहीं था, तो वो डराता सिर्फ भगवान से था। और आप प्रायः ऐसे ही ये भगवान पाएंगे, की रचना हुई और शाप तो खैर, और इसलिए आप प्रायः ये पाएंगे, कहा जाता है कि लोग एक दूसरे को शाप से नहीं डराते हैं कि वो शाप दे देंगे या श्रापित हो जाएंगे आप ऐसा करेंगे तो। श्राप का भय समाज में संचरित नहीं होता है। लोग कहते हैं गरीब की हाय मत लेना, तो उसकी वेलोसिटी, इंटेंसिटी को लेकर के डाउट कम है। और ऐसा पाया गया है कि कई सारे दृष्टांत हैं जो बताते हैं कि नहीं, उसके शाप से फिर ये हो गया। हाँ, शाप की कथा का जो संसार है उसमें शुक्राचार्य हो गए, अष्टवक्र हो गए, या आपके शाप के धुरंधर जो थे, जो हमको कहा जाता है आचार्य दुर्वासा, है ना। वो बहुत शाप देते थे क्या? दुर्वासा का शाप जो है, जेब में लेके चलते थे शाप, एक तुमको एक अरे तुमको। सहस्र शिष्यों के साथ दुर्वासा ने कहा बस स्नान करके हम आ रहे हैं, रसोई बैठाइए। पांचों पांडवों द्रौपदी कुटिया में थे और ये क्राइसिस देख के कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि भाई कुछ खाने को है, भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि सब तो खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है। तो रसोई में गए, कहे नहीं नहीं कुछ तो होगा। और एक बटुले में एक चावल लगा हुआ था, पका हुआ जूठन। अब हम लोग इस पे सवाल नहीं उठाते हैं कि है ना, डू द डिशेस जो है वो कायदे से नहीं किया गया था, झूठा चावल क्यों लगा रह गया भाई। कैसी सफाई की आपने, इसको छोड़ देते हैं, विम बार नहीं था तब। लेकिन एक चावल जो था उसमें पात्र में लगा हुआ, उसको कृष्ण ने उठाया, उसको खाया, और उस चावल को खा के उन्होंने डकार ली और कहा कि तृप्त हो गया, अब सोने की इच्छा है। और जब देव शयनी हो जाए तो अचानक से नदी में नहा रहे तमाम शिष्यों सहित दुर्वासा को डकार आने लगी, पेट स्फीत हो गया और ऐसा मालूम दिया कि लगता नहीं है कि 12-16 घंटे तक कुछ खाने की गुंजाइश है। फिर भी सोचा तो होगा जरूर उन्होंने मन ही मन कि कह दिया है तो खाया जाए, लेकिन फिर लगा कि आगे जो इंतजाम करवा रखा है, जहां पहुंचना है उधर चला जाए। तो दुर्वासा का शाप जो है बहुत ही विचित्र होता था। और कितने तरह के शाप, ऋषियों की कथाएं हैं जिसमें कि
और मैं एक कहानी सुना भी चुका हूँ कि ऋषि के पैर पे थूका, फिर घुटने पे थूका, फिर कटी भाग में थूका, फिर उदर पे थूका, फिर वक्ष पे थूका, एक दिन मुंह पे थूका तो उन्होंने शाप दे दिया। ये कथा है। जनमेजय की पूरी कथा, परीक्षित की पूरी कथा एक शाप की कथा है कि कैसे एक मरा हुआ सांप राजा परीक्षित उठा करके, जो अभिमन्यु के पुत्र हैं और महाभारत खत्म हो चुकी है, परीक्षित एक मुनि से, एक ऋषि से पूछते हैं कि रास्ता किधर से है। मुनि समाधि में हैं, वो जवाब नहीं देते हैं, मौन पे हैं, देख रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कैसा हठी है तू, और एक मरा हुआ सांप उठा करके गले में डाल देते हैं उस ऋषि के। तब वो ऋषि शाप देता है कि तूने जिसे मरा हुआ समझ करके मेरे तप को भंग किया है, इसी से तेरा नाश होगा। और वहां से परीक्षित के मृत्यु का सिलसिला शुरू होता है, वहां से वो शाप शुरू होता है। तो इतनी कथाएं हैं मुनियों ऋषियों की। ऐसे ही एक ऋषि के साथ में स्वांग बना करके, उनका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पेट में पत्थर बांध करके कृष्ण ने स्वांग किया और तमाम अपने ग्वाले मित्रों के साथ जाके उनसे कहा कि महाराज बताइए, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं, ये बताइए कि ये जो षोडशी है उसके उदर में लड़का है या लड़की है। तो उन ऋषि ने कहा कि जो भी होगा उसी से तुम्हारा वध होगा। वो पत्थर ये लोग छोड़ छाड़ के शाप को भूल के भाग गए। बाद में ये तमाम युद्ध कराते रहे, गीता का संदेश देते रहे, महाभारत होती रही। लेकिन उसके बाद जब कृष्ण लौटे तो उसी पत्थर पे पैने किए गए तीर से एक पक्षी का आभास कृष्ण के तलवों में पा करके एक बहेलिया, एक भील तीर चलाता है और कृष्ण की मृत्यु होती है। ये कहानी लिखने वालों का जो चैलेंज होता है ना, यार भगवान बना दिया, मारे कैसे। पीछे के पन्ने पे जाके फिर एक कहानी लिखनी पड़ती है इफेक्ट लाने के लिए। गुरु 3 ताल शुरू तो किया है, खत्म कैसे करेंगे? खत्म कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है। पर ये मतलब बॉटम लाइन यही कि गरीब की हायर नहीं लेनी है। हाँ। नमस्ते वगैरह कर सकते हैं। हाँ। हाय हेलो का हाय कोई हक हेलो का नहीं कोई है। चक्कर नहीं है, जो जेब में हो दे दो। जो कुछ भी है निकालो। तो वैसे ये सही है कि जिसके पास लड़ने के औजार हैं वो शाप क्यों देगा, वो लड़ेगा जाकर के। बिल्कुल। विपक्ष अगर शाप दे रहा हो तो ये कमजोर विपक्ष की निशानी है, वो नहीं पूछ पा रहा पीएम केयर्स फंड शाप के तंतु में जो उसका सूत्र है, जिस धागे से शाप बना है, उसमें मानवीयता बहुत बड़ी चीज है। वो बार बार आपको ये दिलाता है कि आप मानवीय नहीं रह गए, इसलिए ये नौबत आई। तो वो उसकी एक अनिवार्य शर्त है, वो उसका व्युत्क्रम है, उसका रेसिप्रोकल है। वो मैं अमिताभ बच्चन का बहुत सम्मान करता हूँ। बनारस वाला सम्मान वो वाला मैं करता हूँ। एक डिस्क्लेमर मैंने डाल दिया। क्या मतलब ये अगर 21वीं सदी में शाप की व्यवस्था आ जाए, कुछ मजेदार शाप भी हो सकते हैं क्या? जैसे मतलब 21वीं सदी में आपकी व्यवस्था तो हो गई है, आप शाप की बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। कि जैसे कोई किसी को कहे कि जा मैं तुझे शाप देता हूँ कि तुझे रात को नींद ना आए, तो कहेगा कि मैं दिन में सो लूंगा। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। लेकिन क्या ऐसे मजेदार शाप हो सकते हैं कि तू जा तो दिन भर हंसता रहे? आप लोग को शाप देना हो किसी को टीम में? हाँ, इस तरह के कुछ विचित्र शाप मैं हो देता सकते रहा हैं। हूँ अपने मित्रों को, और उनकी भाव भंगिमाएं भी विचित्र हैं, उनकी मैं चर्चा यहाँ नहीं कर सकता। एक चीज मेरे साथ जो अनुभव की हुई है वो बहुत अजीब सी है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी चाहा ही नहीं कि किसी का कुछ बुरा हो जाए। क्रोध आया तो सोचा कि बुरा हो जाए, लेकिन मैं इस मामले में स्वयं अभिशप्त हूँ। मैं किसी के बारे में भी अगर उल्टा सोचूं तो वो मेरे साथ हो जाता है। भयंकर रिफ्लेक्शन है। तो जैसे मुझे एक वाकया याद है कि हमारे एक मित्र अकेले जाके कहीं पे बढ़िया भोजन पानी करके आ गए। हम दोनों लोगों को साथ जाना था और हमने उनसे कहा कि तुम खा के पेल के ठूस के आ गए हो, अब तुम्हारा पेट पिराएगा। और इसके 2 घंटे बाद जो गलगलाहट खटाटोप मेरे शरीर में शुरू हुई बगैर कुछ खाए, तो ये विचित्र था। उनका साला शाप दिया, उधर लौट के इधर आ गया। लिया नहीं होगा उसने। मैं लेता ही नहीं। हाँ, उसने कहा जगह ही नहीं बची भाई साहब, इतना जीम चुके हैं अपन। तुमने गाली दी, मैंने ली ही नहीं। हाँ, मैंने ली ही नहीं। वो एक बार वो भी तो किस्सा है ना, इंदिरा गांधी को करपात्री महाराज ने शाप दिया था और उसको बाद में जोड़ा गया उनकी मौत से भी, जब उनकी हत्या हुई। उन्होंने गौ कशी को खत्म करने के लिए कानून की बात कही थी। वो करपात्री महाराज से तो गांधी परिवार का मिलना जुलना था ही, पर वो हुआ नहीं। तो 65-66 की बात है, संसद को घेर लिया साधु संतों ने। हाँ, और गोलियां चलवाई उस समय। वो पहला टाइम था जब दिल्ली में गोलियां भी चली
और साधु पीटे भी गए। 6-7 लोगों की मौत हुई थी। हाँ, 65-66 का ही समय है, एकदम सही आप कह रहे हैं। और कहा जाता है कि वहां से वो पहला संकेत है जब संसद पे हिंदुत्व की आवाज की लड़ाई पहले मर्तबे साधुओं द्वारा गोकशी के सवाल पर शुरू हुई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है, राइज ऑफ हिंदुत्व एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। जब भी इसकी समीक्षा बैठक चर्चा होगी तो ये संदर्भ आएगा ही आएगा। ये है एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं केवल करपात्री जी की बात नहीं कर रहा, अपने ठलेश्वर महादेव की भी बात नहीं कर रहा, देवरवा बाबा की। पिछले 200-300 साल के जितने भी साधु महात्मा हैं कलयुग के, एक चीज उनमें बड़ी अच्छी है, उनके शाप में झस नहीं बचा है। करपात्री महाराज तो बहुत घटिया भी थे। नहीं बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को बुरा लगे तो लगे। करपात्री महाराज का विश्वास था कि छुआछूत की परंपरा बनी रहनी चाहिए। जबरदस्त था उनका। जाति व्यवस्था जो है वो, उसका जो स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप या प्राचीन स्वरूप, वैसे स्वरूप में उसको रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। भारतीय संस्कृति के ऐसे बचाने वाले लोग, अरे कहा जाता है कि विश्वनाथ जी का शिवलिंग चेंज कर दिए थे इस चक्कर में। नहीं, वो काशी नरेश अपेरेंटली जाते नहीं वहां पूजा करने, ऐसा बोला जाता है। तो अपने तरफ ही पूजा करते हैं। काहे कि करपात्री जी महाराज ने बोला था कि उस समय आंदोलन चला था ना कि दलितों का प्रवेश हो, और प्रवेश जब हो गया तो उन्होंने कहा ये उस लायक नहीं रहे कि पूजे जाए। तो करपात्री कहते थे कि पूना पैक्ट तुम गांधी से कर सकते हो, मुझसे नहीं। करपात्री जो थे वो उस टाइप के, मतलब पेरियार का जन्मदिन है आज या कल, आज ही है। पेरियार टाइप के ही थे वो, जितने कट्टर और घटिया वो थे उतने ही कट्टर और घटिया ये थे। ये ताऊ ने आज दो तरफा हमला करा दिया। बहुत चिट्ठी आने वाली है। नहीं मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को उंगली कर दी एक साथ। ये सब दोनों अपनी कोलैटरल डैमेज जिसे कहते हैं। ऐसे व्यक्ति, खास करके क्या होता है, करपात्री जी में ये था, वो कॉस्ट्यूम था उनका। जैसे अभी हरिद्वार में जो संगम लगा था हिंदुत्व बचाने वाला, उसमें भी सबके कॉस्ट्यूम थे। ऐसा क्या है कॉस्ट्यूम में यार? संगम नहीं था वो, संगम नहीं था हरिद्वार में, संगम नहीं, हरिद्वार में संसद है। हाँ, वही संसद, उसको धर्म संसद। हाँ, धर्म ऐसा क्या है कॉस्ट्यूम में कि आदमी अगर कुछ बोलता है तो हमको लगता है कि स्वामी कहने लगते हैं अपने आप को। स्वामी का मतलब क्या होता है? मास्टर। ऐसा क्या होता है कॉस्ट्यूम में कि आदमी मास्टर मानने लगता है? आप भी पहन लो कॉस्ट्यूम, एक मतलब पोप वाला पहन लो, मौलाना वाला पहन लो, या भगवा वाला पहन लो, तो सडनली लोग, आपके मुंह से निकले हुए जो स्वर है ना, वो लोगों के लिए आदेश टाइप के हो जाते हैं, और सबको लगता है कि यार फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पूरा। अच्छा, कुत्ते इन सबको खूब पहचानते हैं। आप इस तरह के फैंसी ड्रेस वालों देख लीजिए ना, तो गजा गच्छति स्वाना बसती शुरू हो जाता है भाई साहब। एक चमन बहार जो है कल हमको बोले कि अरे ऐसा क्या बोला उसने कि जो प्रॉफेट मोहम्मद ने नहीं बोला था। अबे वो 6वीं शताब्दी में बोला था, 7वीं में, अभी 21वीं चल रही है, आगे बढ़। अटक गया क्यों? नहीं, वो अटक गए हैं 6वीं शताब्दी पे। उनको 6वीं शताब्दी बीसी में जाना है। बीसी का मतलब आप लोग को बता दें, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये कॉस्ट्यूम, और मैं इस चूंकि मौका लग गया कॉस्ट्यूम से, कॉस्ट्यूम वाले से बचे रहे, कॉस्ट्यूम वाले से बिल्कुल बचे रहे, और चाहे कोई भी कॉस्ट्यूम हो। और ये जितनी किताबें हैं आपकी ना, जिसके लिए कि अभी एक वो छू लिया किताब को किसी बच्चे ने तो उसको मार दिया, एक ने छुआ भी नहीं था, प्रांगण में पाया गया तो उसको मार दिया, और ऐसे निर्दयता से मारा। ये सब किताबें किसी आदमी ने लिखी हैं, कोई आदमी होगा, और वो आपसे नॉलेज में कमी था, ये ध्यान रखना। आपके जो बच्चे हैं, आपका जो छोटा लड़का है, उससे कम नॉलेज थी उसकी, जिसने वो सब किताबें लिखी हैं, जिसको आप होली बुक्स बोलते हैं ना, पवित्र किताबें। उसकी नॉलेज कुछ नहीं थी, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक टाइप की थी, जिसको जहाँ का आता था वही लिखते थे। पवित्र को ताऊ होली का बोलते हैं, दिवाली भी तो बोल सकते हो यार। तो ये ध्यान रखना कि किताबें, मतलब शेक्सपियर ने भी लिखी हैं, जेके रॉलिंग भी लिखती हैं, और किताबें बड़ी अच्छी अच्छी लिखी गई हैं, पर किसी व्यक्ति ने लिखी है वो। हाँ, और वो व्यक्ति, जो लोग ये समझते हैं कि मतलब ये तमाम सारा साहित्य जो ऐसी आ गया ना, तो आप लोग थोड़ा यार उसको अच्छे से पढ़ो, किताबों को पढ़ो। किताबों पे जान देने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि बहुत अच्छी होगी और उसके लिए मार काट करने पे उतारू हो, 20 लाख को मार देंगे, उसको मार देंगे, उसको मार देंगे, उसने ये क्यों छू लिया, उसने वो क्यों छू लिया, ब्लास्फेमी हो गई, प्रॉफिट के बारे में ये बोल दिया। सारी किताबें भाई, किताबें क त ब, बस पुस्तक, और पुस्तक को पुस्तक की तरह देखो, आदर सम्मान के साथ देखो, और पढ़ो मर्दे पढ़ो यार, क्या मतलब। हाँ, किताबें तो मस्तराम ने भी लिखी हैं, इससे थोड़ी कि जो कुछ लिखा सब सही है। सब सही नहीं होता ना, किताबें लिखना अच्छी बात है। किताबें, अच्छा, एक दूसरी धारा है जो किताबें जलाती भी है कि हम इससे असहमत हैं। नहीं, ठंडक लगे तो जलानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी किताबें जो आप पढ़ चुके हैं,
और उसमें से अब कुछ और उठाने को बचा नहीं है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कोयला वोयला जलाना चाहते हैं और वो आप जला नहीं पा रहे, कोयले को माचिस दिखाएंगे तो थोड़ी जल जाएगा, तो नीचे कुछ उसको ऐसे त्वरित ईंधन चाहिए होता है, तो किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ किताबों का अपमान नहीं होता, किताबों का अपमान जनरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसको लिखते हैं कागज पे। हम लोगों को तो बचपन में सिखाया गया था किसी भी कागज पे पैर पड़ जाए, किसी भी कागज पे, अखबार का टुकड़ा सड़क पे क्यों ना हो, उसको अवॉइड करके चलते थे, उस पे पैर ना पड़े, पैर पड़े तो झुक करके उसको छू के प्रणाम करते थे। हाँ, ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं कि घर में अगर अखबार पे पैर लग जाए तो कहा था विद्या माई, हाँ, है ना। आप विद्या को पैर नहीं लगाते। हालांकि 1.5 घंटे बाद उसी विद्या माई के एक हिस्से को उठा के कोई महतारी अपने 6 महीने के बच्चे का गूं उठा रही होती है लेकिन आज तो कागज से ही पूछा जा रहा है सब। किताबें ऐसे यहाँ पे बहुत पंजाब में लड़ाई हो रही है, रिसेंटली भी हुई है और पहले भी, मतलब 5-6 साल से चल रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने फटे हुए मिले। बेअदबी का मामला नहीं है वो, किताबों की बेअदबी का मामला। क्यों फटे हुए पन्ने मिले? कागजों को संभाल के रखना चाहिए, कुछ ज्ञान की बातें उसमें होती हैं। ऐसे गीता के मिले, किसी ने बाइबल फाड़ दी, किसी ने कुरान फाड़ दिया। सऊदी अरेबिया और ईरान में तो हद हो गई है, मतलब वो अलग पीक पर है, वो नालियों में बहा देते हैं कुरान शरीफ को, ठीक है, क्योंकि गुस्सा आ जाता है उनको कि यार हमारी जिंदगी खराब कर दी है। अरे किताब ने जिंदगी खराब नहीं की है, आपके पड़ोसी ने की है, जिसके घर में आप ताक झांक करते हो। जगजीत सिंह को सुन रहे हैं सब लोग, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, हाँ, तो आग बहते हुए नाली में लगा आया हूँ। कुरान शरीफ को बड़े आदर सम्मान के साथ आप घर में रखें, उसको पढ़ें और वो समझें कि क्या हो रही है बात, किसी ने जो लिखी है। ऐसे सभी पुस्तकों को जिनके साथ में ईश निंदा का भय आस पास हो, कृपया साफ सुथरे कपड़ों में लपेट के बांध के घर में रखें, ताकि लोगों की नजर उन पर ना पड़े, ये विचलित कर सकती है। एक ना कार्टून पिछले लोकसभा चुनाव में वायरल हुआ था, उसमें एक साधु की ड्रेस में खड़ा हुआ एक व्यक्ति है, स्पष्ट नहीं है कि कौन है, राजेंद्र धोड़पकड़ का वो कार्टून है, और वो एक वोटर से कहता है कि तुम मुझे वोट जरूर देना वरना मैं तुझे शाप दे दूंगा। एक व्यंग है, लेकिन उसको पढ़ के फिर अगले विषय पे चलता हूँ। अरुण अर्णव खरे, ये भोपाल के एक लेखक है, उनका व्यंग है और वो 2021 के संदर्भ में शाप की व्याख्या है और एक किस्से के जरिए है। उन्होंने लिखा है कि पंडित त्रिभुवन नाथ को पुराने जमाने के विभिन्न शापों के बारे में अच्छा खासा ज्ञान था। समय समय पर दिए गए शापों के बारे में उनका अध्ययन भी वृहत किस्म का था। उनके परम मित्र मुरारी जी, जो परेशान घूम रहे थे, शंका निवारण के लिए उनकी गद्दी पर आ धमके। आते ही बोले, पंडित जी क्या कलयुग में कोई शाप दे सकता है? पंडित जी ने उनकी बात को अनसुना किया और उल्टा प्रश्न मुरारी जी की ओर उछाल दिया, तुम शाप के बारे में क्या जानते हो? मुरारी जी जानते थे कि आजकल प्रश्नों के उत्तर देने की परंपरा नहीं रही, प्रश्नकर्ता को ही उत्तर देना होता है। अतः उन्होंने पंडित जी के प्रति प्रश्न का बुरा नहीं माना। उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, गुरुवर, मैंने बहुत सारे शापों के बारे में सुन रखा है। मुझे पता है कि राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था। मुझे पता है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति पर गांधारी ने कृष्ण को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए कुल के नाश होने का शाप दिया था। बहुत अच्छे, काफी जानकारी रखते हो। पंडित जी ने मुरारी जी की पीठ ठोंकी, पर मुरारी जी संज्ञान न लेते हुए पूरी बेशर्मी से बोले, अब मेरे प्रश्न का उत्तर? हाँ, कलयुग में भी शाप दे सकते हैं। मैंने भी एक बार शाप दिया है। आपने? मुरारी जी इस तरह चौंके जैसे पनियल सांप उनको देखकर कोबरे की तरह फुफकारा हो। हाँ, मैंने। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। उस समय मैंने किंगफिशर एयरलाइंस से अहमदाबाद का टिकट बुक कराया था, लेकिन फ्लाइट निरस्त हो गई। मुझे टिकट का पैसा वापस पाने के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ी थी। परेशान होकर मैंने विजय माल्या को शाप दे दिया कि जा, तुझे सब भगौड़ा कहेंगे, और कुछ समय बाद वह भगौड़ा घोषित हो गया। पंडित जी रुके और विजयी भाव से मुरारी जी को देखने लगे। मुरारी जी भी विस्फारित नेत्रों से उनको देख रहे थे। पर आपने बताया नहीं कभी किसी को कि आपके इस शाप के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं है? भाई, सावधानी बरतनी पड़ती है। अब दुर्वासा की तरह कमंडल से अंजुरी में जल भरकर शाप देने के दिन लद गए हैं। इतना तो तुम जानते ही हो, परिणाम का पहले से पता होना जरूरी है, तभी शाप असरकारी दिखाई देता है, वरना भद्द पिटने की पूरी संभावना है। इस युग में शाप देने का यह सबसे सुरक्षित तरीका है। गुरुदेव आपकी जय हो। मुरारी जी उनके पैर थामकर ये कहना चाहते थे, पर संकोचवश कह नहीं सके। वापस लौटते हुए वो सोच रहे थे, चुनाव के बाद वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने शाप के बारे में सबको बताएंगे कि फला नेता उनके शाप के कारण ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सका। अब वह भी शाप देने का सुख फील कर सकेंगे। अब तो प्रधानमंत्री हो जाना एक श्राप का परिणाम है। अच्छा, व्याकरण क्या है शाप शब्द का?
हमने कौशलेंद्र जी से पूछा, जो आप जानते ही हैं, बाप रे, जयपुर की JR राजस्थान यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, संस्कृत के विद्वान हैं और 3 ताल के लिसनर भी हैं, अपने मित्र भी हैं। सुनिए कौशलेंद्र जी की शाप की व्याख्या क्या है। शाप शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और शाप शब्द को संस्कृत के व्याकरण के अनुसार पुल्लिंग माना जाता है। यह तो इसका शब्दात्मक स्वरूप है, लेकिन इसका जो मूल अर्थ हम लोगों के यहाँ संस्कृत भाषा के अनुसार है, अमरकोश जो कि संस्कृत शब्दों का एक शब्दकोश है, प्रतिष्ठित है, वहाँ इसके लिए लिखा है शापाक्रोशौ दुरेषणा। देखिए 3 शब्द समान है, शाप, आक्रोश और दुरेषणा। दुरेषणा कहते हैं बुरी इच्छा को, सामने वाले के लिए हम जो किसी के अंतर्मन में विपरीत भाव है उसे शाप मतलब शाप के लिए दुरेषणा कहते हैं। एक बात यह हुई। दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि एक हमारे यहाँ बहुत अच्छा शब्द है शापास्त्र। शाप है ये यद्यत शापास्त्र है। मुनियों का नाम शापास्त्र कहा गया है, जो प्राचीन काल में ऋषि थे, मुनि थे, क्योंकि उनके पास वे शस्त्र अस्त्र वगैरह नहीं रखा करते थे, उनके पास शाप ही अस्त्र होता था। इसलिए मुनि का एक विशेषण है, एक संबोधन है, शापास्त्र उनका नाम है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे जब यज्ञानुष्ठान, व्रत, जप, तप, नियम, संयम इत्यादि का पालन करते थे, सत्याचरण का पालन करते थे, उससे एक अपूर्व उनमें तप और एक उदात्त भावना उत्पन्न होती। उस पे जब वे किसी के लिए प्रसन्न होते थे तो उसे वरदान देते थे। हम लोग देखते हैं कि हमारे तमाम पौराणिक ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में यह विवेचन मिलता है कि ऋषियों ने या देवताओं ने उसे वरदान दिया, लेकिन जब वे उसके ऊपर आक्रोश प्रकट करते थे या उसका अहित करने की इच्छा से जब बोलते थे, उसी का नाम उन लोगों ने शाप रखा। शाप में जब हम कई शब्द लगा देते हैं तो शाप शब्द अपने अर्थों को प्रकट करने लगता है। अभिशाप, कठोरतम जो शाप है उसी को अभिशाप कहा जाता है। उसके अलावा मुक्त शाप, जिसने शाप को भोग लिया, शाप के लिए जो दंड था या शाप की जो अवधि थी उसने उसको भोग लिया तो वह मुक्त शाप हो गया। लेकिन एक बात यह जानने और समझने की है कि आजकल एक नया शब्द चल पड़ा है श्राप। ये पता नहीं ये श्राप कहाँ से चल गया। ये हालांकि इसका अवधि भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी इत्यादि ने रामचरितमानस में इसका प्रयोग किया है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, बालकांड में ही है प्रारंभ में। लेकिन संस्कृत भाषा में जो शब्द है वह वास्तव में श्राप नहीं है, शाप है, शाप। और इसी से अन्य शब्द बनते हैं, अभिशाप, मुक्त शाप इत्यादि शब्द बनते हैं। तो शाप से आगे बढ़कर एक कथा हाँ। शाप पे और सुना दूं। एक आध विषय गिर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, उन्हें समझ लीजिएगा कि वो आज के शापित विषय हैं। तो शाप की कथा एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस शाप की बुनियाद पे ही इस मृत्युलोक में गंगा का आगमन हुआ। सागर के किनारे एक राजा हुए, उनका नाम था सगर। राजा सगर के कुछ ऐसे कृत्य रहे होंगे जिसकी वजह से उन्हें कपिल मुनि ने शाप दिया कि तुम सब भस्म हो जाओ। कपिल मुनि श्राप बहुत देते हैं। कपिल बैठा हो बगल में। कपिल यहाँ पे बैठे हुए हैं स्टूडियो में। तो कपिल मुनि का जो शाप था, उसके बाद में सहस्रों परिजन जो है राजा सगर के, वो पूरा कुल नाश हो गया। कोई एक बचा रह गया था। उन्होंने कहा कि महाराज, इतने गुस्से में आपने इतने लोग निपटा दिए, कुछ उपाय कहो। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई उपाय है नहीं, बाकी अगर गंगा आ जाए तभी इनको मुक्ति मिल सकती है। अच्छा, ये भी होता था ना कई बार कि गुस्से में जो आदमी शाप दे देता था, आधे पौन घंटे बाद जब फिर उसका हैक देता था। हैक देता था उसका। तो वो हैक उसका देता था कि अच्छा एंटीडोट क्या है, तो तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दबा देना। दबा के चल दिए। दबा के चल दिए। तो राजा सगर के जो एक परिवार के पुत्र बचे हुए हैं, उन्होंने फिर ये प्रण लिया कि वो गंगा को लेके आएंगे और अपने पितरों का उद्धार करेंगे, उनको उनकी मुक्ति सुनिश्चित करेंगे, शाप मुक्ति और यह संसार से मुक्ति। वो ये प्रयास करते रहे, उनका पूरा जीवन तप में चला गया और गंगा नहीं आई। उसके बाद शायद एक आध पीढ़ी और ऐसा प्रयास करती रही, लेकिन गंगा नहीं आ पाई। अंततः उनके कुल में एक बालक जो हुआ, उसका नाम था भगीरथ। वो अंततः शिव को इसके लिए कन्विंस कर पाने में और तपस्या को जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी सफल कर पाने में सक्षम हुए। लेकिन फिर ये सवाल उठा कि अगर गंगा आएंगी तो इतनी वेग से आएंगी ऊपर से, स्वर्गलोक से, कि वो तो धरती को चीर के दूसरी तरफ निकल जाएंगी। तो उनको रोकें कैसे? इसके लिए हुआ कि अगर शिव अपनी जटाओं में उन्हें उलझा करके उनकी गतिज ऊर्जा संभाल लें,
साइंस है मालिक। साइंस है। तो बाबा के झोटा में गंगा गिरी और रिस रिस के मंदाकिनी भई, और आगे आगे बीन बजाते हुए भगीरथ, और पीछे पीछे गंगा मकर पर बैठी, दोनों हाथों में अमृत के कलश लिए हुए। मैथोलॉजी में याद रखिएगा, आप लोग कभी भी किसी मंदिर में जाएं, अगर कोई देवी कच्छप पे है, कछुए पे है, तो वो यमुना है। अगर कोई देवी मकर पे है, मगरमच्छ पे है, तो वो गंगा है। ये आइडेंटिफिकेशन है। तो मकरारूढ़ गंगा अमृत घट अपने हाथों में लिए और आगे आगे भगीरथ चलते हुए, शंख बजाते हुए। तो भगीरथ जा रहे हैं और वो वहीं से निकलते हैं हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए, और ये जो पूरा गंगा कॉरिडोर आजकल बन रहा है, वो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी। मैं बता रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने भी उद्घाटन नहीं किया है, योगी जी ने तो किया ही नहीं है, भगीरथ ने किया है गंगा कॉरिडोर का उद्घाटन। वहां से शुरू हुआ था। तो वो लेकर के, और फिर आखिर में वो बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक जाते हैं भगीरथ, जहाँ पे ये अस्थियां पड़ी हुई हैं उनके परिजनों की, उनके पुरखों की, और वो फिर वहां पे मुक्त होती हैं। आज भी मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में बड़ा मेला होता है, जहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर की कथा और गंगा के धरती पे आने की कथा, इसको अगर मैथोलॉजी से समझना है तो ऐसे समझ लीजिए। बाकी गंगा की कहानी आपको टोनी जोसेफ अर्ली इंडियन में बता देंगे। और वो कौन सा आपका वाला है, केरल वाला, अपना मल्लू हिस्टोरियन अब्राहम एरली, हाँ, जेम इन द लोटस, उसमें भी आपको इसका दृष्टांत मिल जाएगा कि गंजेटिक प्लेन्स कैसे बने, कितने हजार साल तक ये सब दलदल रहा, और कैसे कैसे सूखते सूखते फिर ये एक सबसे उर्वरक, दुनिया के सबसे उर्वरक भूभाग के रूप में तैयार हुआ। वाह। लेकिन उसके पहले लाखों वर्षों की एक दलदली पट्टी की यात्रा, और उसका सूखना, और फिर सबसे उर्वरक बन जाना, ये गंगा की दूसरी कथा है। तो भगीरथ की कथा, गंगा सागर की कथा, गंगा की कथा भी एक शाप से बधी हुई है, ये बताना बहुत आवश्यक था। रिकमेंडेशन भी आ गए। दिल्ली वाले भाइयों बहनों, अब आपको पता चला भगीरथ पैलेस का इतिहास। आप सोचते थे वहां इलेक्ट्रॉनिक्स की गंगा बहती है। गंगा तो गंगा पैलेस पे बनारस में बहती है। ठीक है, आप एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर बिजार खबर। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। वेलकम बैक टू तीन ताल, और शाप के बाद अब बिजार खबर। तो पहली बिजार खबर उसके बारे में जो सारी बिजार खबरें हमें देता है, वो है गूगल। और जो डेटा आता है ना साल का, गूगल सर्च का डेटा आ गया है। इस साल लोगों ने क्या सबसे ज़्यादा सर्च किया, मैं पहले बता देता हूँ, फिर एक साथ उस पर बात करेंगे। ओवरऑल कई कैटेगरी हैं उसमें, तो ओवरऑल सर्च में कोरोना से भी ऊपर एक और बीमारी है जिसका नाम है आईपीएल सबसे टॉप सर्च रहा। उसके बाद कोविन है, और फिर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप रहा। कोविंद है? कोविन अच्छा। प्रेसिडेंट साहब नहीं है। नियर मी कैटेगरी में जो आता है ना कि XYZ नियर मी, तो उसमें है कोविड वैक्सीन। नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट सर्च किए जाते। जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थी तो लोग खोजते थे कि वो हैं कि नहीं है दिल्ली में। बिल्कुल, यात्रा बहुत करती थी वो, लेकिन ये तो यहाँ रहते हैं। कोविड वैक्सीन नियर मी, कोविड टेस्ट नियर मी, फूड डिलीवरी नियर मी, और ऑक्सीजन सिलेंडर नियर मी। 4 मूलभूत जरूरतें थी लोग अपने आसपास जो इस साल खोज रहे थे: वैक्सीन, RT-PCR, भोजन और ऑक्सीजन। हिंदी में एक बहुत सुंदर शब्द है इसके लिए, नियरे। नियरे रहते हैं, जस्ट आए हैं। और जो हाउ टू वाला होता है ना, कैसे करें हाउ टू लिख के लोग जो सर्च करते हैं, तो हाउ टू वाले सर्च में 5वें नंबर पर था भारत में हाउ टू मेक ऑक्सीजन एट होम। बहुत सही, बहुत सही। नाउ दिस इज बिजार। मैं ऑक्सीजन नहीं बना पाता पर कार्बन डाइऑक्साइड घर में बना लेता हूँ। इतना टैलेंट है। आपके घर में पीपल का पेड़ नहीं है? गाय भी नहीं है। नहीं, देयर आर मेनी गाइस। सो गाइस, ये तो व्हाट अबाउट ऑक्सीजन?
ये तो मतलब Making. पूरे देश की बात हुई, जैसे कि ये देश सर्च कर रहा है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल बहुत आता है कि ये जो बड़े लोग हैं, सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, ये सब लोग गूगल पे सर्च जब करते होंगे, शाह जी, तो ये इनका सर्च पैटर्न, लिखने का तरीका, इनके बुक मार्क हम लोगों से कितना डिफरेंट होगा? मैं उनसे तो पूछ नहीं सकता। ये लोग केवल अपने आप को सर्च करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन सर्च करते हैं कि मेरे बारे में क्या चल रहा है आजकल। ना मोटा मोटा भाई, सीधी सी बात है ना यार। उनकी कोई अगर हालिया उनकी एक फिल्म आई है। एक्सेल शीट बनी हुई है जिसमें वो नंबर लिखे हुए हैं, ट्वीट नंबर और ट्वीट्स पुराने, उसमें भी गलती कर उसमें भी गलती होती। और उनकी बर्तनी के बारे में तो मत पूछो। उनकी बर्तनी के बारे में लोग डांटते रहते हैं उनको, हरिवंश राय बच्चन के बेटे यार, आपकी हिंदी ऐसे कैसी। वो बच्चन जी की कविता नहीं होती, कई बार वो किसी की भी लगा के बता देते हाँ, हैं। बाबूजी के बता देते हैं। उनको ये ख्याल ही नहीं है, इसे गालिब है, हिंदी के गालिब है बच्चन साहब। यही होता है जब बेटा ना पढ़े कि बाप ने क्या लिखा है, तो वो बेटा नहीं होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाता है। अच्छा, हमारे पास ये बड़े अच्छा, लोग पंजाबी में ना शिट टॉक को गूगल कहते हैं। हाँ, अच्छा, गूंगल की गल्ला करते हो तुसी। मुझे थोड़ा 1 मिनट देना मुझे। ओफो, मैं कह रहा था काफी 2-3 एपिसोड से ताऊ का पन नहीं आया कुछ बढ़िया एक साथ। अब कोई कहे गूगल कर लो तो हम कहेंगे नहीं, हम तो कायदे की बात करेंगे भाई। आप गूगल करते हो, मुझे लग ही रहा था। तो आप दोनों लोग, मैं थोड़ा वाक्य को करेक्ट करके बोलूंगा, गूगल का इस्तेमाल काहे में करते हैं? मतलब किस तरह के सवाल ज़्यादा होते हैं? वो फूड से रिलेटेड होते हैं या लिंगो रिलेटेड ज़्यादा है कि यार ये नए ज़माने की लिंगो? गूगल में मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं वो भाषा को लेके होते हैं। जैसे अंग्रेजी का कोई थरूरियन टर्म अगर मिल जाता है तो अब उसको कैसे समझा जाए। और अब हम लोग वो जो हैंडी डिक्शनरी होती थी उस दौर में अब है नहीं। उसका सीधा समाधान लगता है कि गूगल में चले जाइए। अच्छा, गूगल में बड़ी सुविधा आजकल है कि आप उनसे वहीं के वहीं पूछ सकते हैं। तो पूछता है कि फलाना शब्द इन हिंदी, है ना, एक तो उसका मायने वो अपने आप ही दिखा देता है। हाँ, तो जैसे आपने पूछा अपेंडिक्स, तो वो कहेगा अपेंडिक्स मीनिंग इन हिंदी। बट हम बांग्ला वाला वेबसाइट भी देखते तो हमसे ये भी पूछता है अपेंडिक्स मीनिंग इन बांग्ला। है ना, तो ये भी वो करता है। तो वो हिंदी वाले में आप जाकर के तो आप सीधे वहां पे देख सकते हैं। तो हमारे जो अधिकतर सर्च होते हैं वो इसको लेकर के होते हैं, या जहां पे सोचते हुए गवारी फंस जाती है। अब जैसे मान लीजिए जन्मे जी का नाम याद नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे परीक्षित के पुत्र। तीसरा क्या है, जब कुछ गीत या शेर याद नहीं आते हैं या लगता है कि इस शब्द में हम हिज्जे और जज्जे को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो फिर वहां पे सर्च करना पड़ता है ना। जैसे वो शेर नहीं मिल रहा लेकिन गूगल पे ताऊ जो आपको अभी सुनवाया कि आना न मेरी कब्र पे हम राह नसीनो, मुर्दों को मुसलमान जलाया नहीं करते। तो अब वो उसमें हमराज है कि हमराह है, क्या है वो सुना है कई बार, लेकिन दिमाग से चेन उतर गई है। चेन उतर गई तो चेन चढ़ाने के लिए गूगल कर लेते हैं। ताऊ आप? हमको ना आपने बहुत सवाल, मैं इस पे कभी विचार ही नहीं किया कि मैं गूगल करता क्या हूँ सबसे ज्यादा। मेरा डेटा देखना पड़ेगा कि मैं क्या सबसे ज्यादा गूगल करता हूँ। ताऊ गूगल की जगह ट्विटर पे सर्च करते हैं उस शब्द को। पर मैं सबसे ज्यादा सर्च आई थिंक हाल फिलहाल में मैं ईस्वी करता हूँ। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ है पिछले 1-2 साल में, 1-1.5 साल में तो जरूर, कि अब जो है चूंकि बहुत चीजें पढ़ता हूँ, अब मुझे ईस्वी का टेर नहीं रहता। मोहम्मद बिन कासिम आया, जुनेद आया, तमीम कब आया, है ना, वो घूमता रहता हूँ। जो कोई खिलाफत है या यहीं पे हर्षा गुप्ता, राष्ट्रकूटा, चालुक्यास, कन्नौज के लिए जब कूच किया से वत्सराज ने उज्जैन से और धर्मपाल ने बंगाल से, और फिर जो वो क्या नाम है उसका, ध्रुवा जो आया बदामी से या कहीं दक्षिण से। अब मुझे ईस्वी याद नहीं आता कि कौन किस में आया होगा। मतलब बहुत दिमाग का दही हो जाता है। आपने 4-5वें दर्जे के बच्चों का जो सवाल है वो एक पीएचडी स्कॉलर से पूछ लिया है ना। मतलब अब आप ताऊ का लेवल देखिए ना कि ईस्वी में कंफ्यूजन है इनको। बोले अरे बहुत ज्यादा भैया, जितने इन्होंने बताया इनमें से 2-3 के अलावा बाकी सब हमारे ऊपर से निकल गए कि अच्छा ये भी आए थे। तो उसमें क्या होता है कि मैं ना लीनियर सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं लीनियर रहूं। अरे हम लोग कन्नौज को इत्र के अलावा जानते ही नहीं कि वहां से और क्या आया, वहां पे कौन आया, पता ही नहीं अपने को। आज मैं भी लिखूंगा तमीम कब आया। तो नहीं नाम जैसे ढूंढता हूँ, जैसे मैं कल की बात बता रहा हूँ
गूगल आपसे कहेगा डिड यू मीन तुम ही कब आया? भयंकर कंफ्यूजन में। जो कन्नौज ना एक रैबिट होल है, ठीक है, कन्नौज एक इतिहास का रैबिट होल है। उस जगह को जिसको कोई पूछता नहीं है आज, समाजवादी इतर जहाँ बनता है, जिसके यहाँ आज रेड पड़ गई है जैन साहब के यहाँ। अरे बहुत रोकड़ा निकले। बहुत 150 करोड़ माल बहुत है यार कन्नौज में। एनीवे, तो मुझे कन्नौज में जैसे घुस गया, मैं घुसा था किसी और चीज के लिए, और मैं घुस गया तो फिर घुसता ही चला गया, फिर आपको कहीं टेर नहीं लगती। इसमें ईस्वी बहुत मिस कर रहा हूं मैं, और उसका कोई अब तो उम्र हो गई, अब तो कोई रिवर्सल भी नहीं होगा, पर मैं सब कुछ लिनियर देखना चाहता हूं। क्या होता है कि हम ना इतिहास जब पढ़ाते हैं अपने देश में, तो एक बहुत बड़ी कमजोरी है यार, उस समय ये नहीं बताते कि उसी समय यह भी हो रहा था। तो अपन टुकड़े टुकड़े में पढ़ाते हैं, ठीक है, कि आप मान लो एक सन ले लो आप 600 या 750 ले लो। 750 में बोलेंगे भारत में ये हो रहा था, अरे इसके बगल में क्या हो रहा था, उसी टाइम में दूसरी पूरा एक पिक्चर मिलता है ना, तो आदमी को याद रहता है कि जब यहाँ यह हो रहा था तो तुर्की में यह हो रहा था, और यूरोप में यह हो रहा था, और पश्चिम दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसे हाल थे। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कष्टदायक हो गया है। अगर गूगल नहीं होता तो मैं क्या करता, यही सोच रहा हूँ कि जगह जगह बेइज्जत होना पड़ता। हाँ, अगर कोई कहानी में आपके कोई वो नहीं है, हाँ, लिनियरिटी खो गया। जैसे लोगों को आप खोज रहे हैं, आप कुछ भी ईस्वी बता देंगे, लोग यकीन मान लेंगे। नहीं, वो होता है ना, जब अब मुझे उन लोगों से सहानुभूति हो गई जो कहते हैं यार वत्सराज के पिताजी का नाम क्या था, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं समझता हूँ क्यों वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, याद नहीं आ रहा है। वो वैसे वासेपुर में बड़ा अच्छे से उस समय का बताया है पीयूष मिश्रा ने, कि पीयूष मिश्रा की आवाज़ में जो कमेंट्री आती है फिल्म के बीच में, कि जब ये हो रहा था कैसे कोयला जो है लोहा चूरी में बदल गया, उसी समय देश में कैसे सरकार बदली और प्राइवेटाइजेशन आया, तो धंधे किस तरह से बदले। कॉन्टेक्स्ट तो होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि उस समय क्या था। जिससे अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनका ना गूगल से बहुत निजी रिश्ता होता है, वो किसी के सामने गूगल नहीं कर सकते, मतलब वो उसके अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन मेरा एक पत्रकार दोस्त है, और उसका कारण ये है कि उसकी अंग्रेजी कमज़ोर है, मतलब वो पढ़ता है अंग्रेजी लेकिन स्पेलिंग्स नहीं याद रहती उसे। तो उससे बात करो कि यार ये डिलिमिटेशन पहला कब हुआ था वहाँ पे मध्य प्रदेश में, जरा वो कुछ बात, तो बोले थोड़ा उधर घूमो, मैं गूगल करके बताता हूँ। तो वो उधर घूमता है तो डिलिमिटेशन जैसे तैसे वो टाइप करता है, फिर गूगल कहता है यू मीन, गूगल करेक्ट करता है उसकी स्पेलिंग। तो वो किसी के सामने नहीं करते गूगल। हाँ, ये भी है। इस मामले में जो कमाल हुआ है वो सूचना क्रांति में और स्मार्टफोन के पूरे दायरे में एक चीज ये हुई है कि अब ये वॉइस सर्च जो है वो चल पड़ा है, और इसको पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो कम पढ़े हैं या जो आपके मित्र जैसी समस्या से ग्रस्त हैं कि कई चीज़ों की स्पेलिंग या कई चीज़ों को टाइप करने में गड्ढमड्ढ होने का खतरा रहता है, तो उन्होंने सीधे कर लिया है। कितना माएँ इस्तेमाल कर रही हैं और बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सीधे दबाते हैं ऑडियो वाला बटन, कहते हैं भोजपुरी सुपर हिट, निरहुआ का गाना, पवन सिंह का लेटेस्ट गाना, हाँ, सपना चौधरी वीडियो। गूगल ऐसा गदगद हो जाता है कि भाई साहब ये पढ़ने में नहीं तो वीडियो कंज्यूम करने में इंटरेस्टेड है, ले घाका है ना, एकदम चलना शुरू। मेरा 5 साल का भतीजा गूगल पे, आजकल जैसे वीडियो गेम चल रहा है टपाटप उस तरह से सर्च आता है। 5 साल का भतीजा गूगल पे वॉइस सर्च वाला माइक दबा के चिल्लाता है, वो टॉम हीरो 2 गेम डाउनलोड। पर सर्च जो है भारत में सबसे ज्यादा होता है, और कहा जाता है कि भारत के लोग सर्च में ही हैं बहुत शताब्दियों से। हमको सीकर बोला जाता है, हमको हमारे बोला जाता है। हमारी संस्कृति में हमने खोज नहीं लिया है, हम खोज रहे हैं, सनातन खोज ही रहे हैं। और जो गूगल के आने से यह हुआ है कि अब आप हर आदमी खोज रहा है। सीकर से याद आया राजस्थान कि एक तो राजस्थान वाला है, लेकिन दूसरा सीकर मई के महीने में आता है। आम के देसी वर्जन जो है, जो आपका लंगड़ा है ना, उस लंगड़े का जो शुद्ध देसी देसज वर्जन है, पीलू, छोटा सा आम, अंदर से पिलपिला। क्या पीलू नाम होता है? सीकर। अच्छा, सीकर ही नाम है, उसका नाम ही सीकर है। उसको पिल्लू करके, पिलपिला करके और चेपा गिरा के, उसका मुंह लगा करके, उसको खींच के, उसकी खुशबू जो है उस खुशबू के आगे सब हल्के, वो जबरदस्त होता है। फुलियाँ भी बहुत निकलती हैं उसको खाने से। लेकिन वो सीकर जो है, आप सही कह रहे हैं कि आम और सीकर हिंदुस्तान अच्छा, श्याम बेनेगल भी इसको बता चुके हैं कि भारत एक खोज है, है ना। और राहुल सांकृत्यायन ने इसकी व्याख्या की है कि खोज में कौन कौन लोग निकले हुए हैं। जैसे राम का वन गमन एक खोज है, बुद्ध की यात्रा एक खोज है, कृष्ण की 500 गायें एक खोज है,
है ना, घास की खोज में निकले हुए हैं। सुबह सुबह उठे क्या घास खोजो है ना। अब बुंदेलखंड में जहाँ घास का संकट है और गैया है 500, तो चराने तो वन गमन करना ही पड़ेगा जाकर के। लोगों को लगता है कि गैया खोली, मतलब चेतना आप देखिए कि कहाँ जा चुकी है समाज की। जो लोग गली में मोहल्ले में 500 मीटर में अपना कुत्ता टहला के चले आते, उनको लगता है गैया चराना ऐसे ही काम रहा होगा कोई, है ना, चेन से बांधा है टहला के चले आए। अरे भैया 500 गाय का चारा खोजना बुंदेलखंड में चुनौती रही होगी। उस बच्चे का स्ट्रगल सोचिए। अभी भी चुनौती है। गुजरात से एक समुदाय चलता है जो भेड़ों के साथ, अगर हाँ। आपने देखा होगा, 500 600 भेड़ें लेके वो नोएडा में भी होते हैं, कभी हरियाणा में होते हैं, कभी पंजाब में होते हैं, कभी कश्मीर में होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको घास चाहिए और घास नहीं मिलती। इतने सीकर हैं हम लोग। सीकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। लेकिन ये कि अगर कल्पना करें कि कोई आदमी ना रहे और ऐसी व्यवस्था हो जाए, मतलब उसके देहांत के बाद उसके गूगल सर्च की हिस्ट्री सार्वजनिक की जाए, मालूम होता कि दुनिया कैसे कैसे पागलों की है। नहीं हो सकता है कि पानी मांग रहा हो। दुख कैसा होगा कि हम कोई मर जाए और उसकी सर्च हिस्ट्री देखें, उसका लास्ट सर्च था वेयर इज वाटर इन दिस हाउस। वाटर वाटर कर ले बेटा, तैयोन मांग ले पानी, कौन पढ़ाई पढ़ ले बेटा, मरले भरी जवानी। व्यक्तित्व के नए नए किनारे खुलेंगे। लेकिन ये जबरदस्त है, मतलब गूगल की जो दुनिया है, और हम लोग 3 ताल के जो पुराने अंक जिन्होंने सुने हैं, इस पे बात कर चुके हैं कि कैसे अध्ययन से लोग दूर गए हैं, कैसे किताबें छोटी हैं, कैसे एक शॉर्टकट हैबिट में हम आ चुके हैं। और उसके बाद में जो कंजम्पशन है, जैसे मैं डिक्शनरी की ही बात कर रहा था कि एक शब्द डिक्शनरी में खोजने के चक्कर में आप 10-15 नए शब्द जान जाते थे, है ना। जैसे कॉस्मेटिक का आप खोज रहे हैं, तो कॉस्मेटिक खोजने के साथ कॉस भी आप पढ़ गए, है ना, कॉस्मोस भी पढ़ गए, कॉस्मोस भी पढ़ गए, और कॉस्मेटिक पे आए आप, कॉस्मोपॉलिटन भी पढ़ गए, सब आप सारी चीजें पढ़ गए। कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका वाला नहीं, मैं डिक्शनरी वाले की बात कर रहा हूँ। तो वो होता था। लेकिन गूगल में क्या है कि अब आप केवल कॉस्मेटिक का मायने जान रहे हैं। पहले आप किसी संदर्भ पुस्तक के, इतिहास की कोई किताब है, समाज शास्त्र की कोई किताब है, राजनीति शास्त्र की कोई किताब है, उसमें आप किसी घटना को, उसके समय को और एक्चुअल घटना क्या हुई उसको जानने के लिए पहले आप किताब के 8-10 पन्ने पहुंच जाते थे कि समझने के लिए नहीं, ये 2 पेज थोड़ा और देखना पड़ेगा, इसके बाद क्या हुआ। लेकिन अभी क्या है कि विकी आपको एक पैराम बता देता है ना। वो विक्की सबसे पहले जो हमारे मोहल्ले का सबसे घटिया लड़का होता था ना, उसका नाम विक्की होता था। हाँ, आज विक्की सब पे अगर आप जाएं, लेकिन आजकल विक्की का ही कौशल है भाई। आप अगर विकी पे जाएं तो वहां लिखा रहता है कि इसमें कोई ऐड नहीं है, हम लोगों के डोनेशन पर निर्भर हैं, तो अगर आप पैसे देते हैं तो आप विकी डोनर कहलाते हैं। आज लीथल है, आज रंग है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आज से ठीक 25 साल पहले और उसके पहले अगर ये होता था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यार इसका एग्जैक्ट सेंटेंस क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, तो अभी आदमी 2 मिनट में कंफर्म कर देता है। पहले ना उसको उठ के ब्रिटिश लाइब्रेरी जाना पड़ता था। बहुत कष्ट है भाई साहब, है ना। अब जो है आसान है, पर दिक्कत क्या है, इसका फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं, क्योंकि अब खोजते हैं तो वहां देने वाले भी बैठे हुए हैं कि आपके मन में जो गंदी से गंदी बात है किसी दूसरे समुदाय संप्रदाय के लिए, वो जब आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप ढूंढते हैं, है ना, क्या फलां सचमुच में पागल है, तो 10 रिजल्ट आते हैं, बिल्कुल सही कहा, वो तो पागल है, उसे तो मार देना चाहिए। तो आपको लगता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग। तो समष्टि भाव है। और आप फिर जाकर के फेसबुक पे डालते हो कि अमुक व्यक्ति पागल है, पागल है, उसके नीचे 1000 लोग लाइक कर देते हैं, 4-5 लोग डिसअप्रूव भी करते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं तो उससे कल ही मिला हूं। लेकिन आपको लगता है नहीं यार, 1000 लाइक आए हैं, मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ तो कारवां बन रहा है। ये फर्क है गूगल के आने से, फेसबुक के आने से, हम अपना दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। एक चीज और हुई है कि हिंदुस्तान में ये बीमारी पहले से भी थी, लेकिन अब वो बीमारी और व्यापक हो गई है। हिंदुस्तान की एक सबसे पुरानी बीमारियों में जिसकी शुमारी है वो है चिकित्सक होने की। यहाँ हर व्यक्ति चिकित्सक है। आप किसी से भी किसी भी बीमारी के बारे में मशविरा ले सकते हैं। जैसे कोई आदमी ये कह दे, कोई महिला ये कह दे, प्रेग्नेंट महिला ये कह दे कि हमारा 2nd ट्राइमेस्टर चल रहा है, ऐसे बहन जी आपको पुस्तकें अच्छी पढ़नी चाहिए, इसका ना चेतना पे प्रभाव पड़ता है बालक की। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हाँ।
सबसे अच्छी बात ये हुई है और कि सब संभव हो तो आदमी बबूल का घोन जो है ना वो आप भून के कलहार के खाएं, पपीते से बचें। लेकिन सब आदमी की फटी पड़ी रहती है आजकल। उसका कारण होता है कि उसके पेट में दाएं तरफ दर्द होता है, सर्च करता है, वो ऐसे पेज पे पहुंचता है जिसमें लिखा होता है कैंसर, और फिर बाएं में होता है तो भी सर्च करता है तो जाता है कैंसर। कुछ भी हो जाए इंटरनेट पे सब चीज कैंसर तक पहुंच जाती इट्स है। टाइम। हाँ, फिर वो आदमी घबरा जाता है। तो ये जो डायग्नोसिस शुरू हुआ गूगल से, पहले तो हम डॉक्टर थे ही, लेकिन जो गूगल डायग्नोसिस शुरू हुआ, एक बहुत अच्छा वीडियो है कि एक आदमी एक अस्पताल में इमरजेंसी में गया है भागा भागा, और वो कह रहा है कि मैं बचूंगा नहीं, मेरा एकदम वक्त आखिर आ गया है और आप मुझे देखें। तो वो कह रहे कि अच्छे भले खड़े हो, तुम्हारे हाथ पैर साबुत हैं, कोई सिम्टम नहीं, तुमको पगला रहे हो, पीछे रहिए, पहले बाकी पेशेंट्स को देखने दीजिए। तो बहुत इंसिस्ट कर रहा है, लेकिन वो नर्स मान नहीं रही है, डॉक्टर तैयार नहीं है उसको अटेंड करने के लिए। फिर उसका दोस्त एक भागा भागा आता है और वो कहता है कि ये गूगल करता है। तो जैसे ही वो सुनती है कि गूगल करता है तो तुरंत कहती है कि स्ट्रेचर लाओ है ना, सारी चीजें लाओ, क्योंकि ये पता नहीं क्या सोच बैठा है, इसको तुरंत इमरजेंसी अटेंशन की जरूरत है। ये अपने बारे में पता नहीं इस वक्त क्या धारणा लेकर के यहाँ पे आया है। तो इसको धारणा से मुक्त करना बहुत आवश्यक। हमारे डॉक्टर हैं आप ये जान लीजिए, जो तमाम श्रोता हैं, कि अगर आपको कोई असाध्य रोग कभी हुआ, ईश्वर न करे कि हो, या आपको कोई असाध्य रोग है, तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप गूगल से उसका डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। आपको गूगल के माध्यम से कभी पता नहीं चल सकता है कि आपको एक्चुअली क्या हो गया है। इसकी तस्दीक, इसकी पहचान हमेशा कुछ परीक्षण और कुछ चिकित्सकों की मदद से ही कीजिए। हाँ, गूगल आपको उस रोग के और विस्तार को समझने के लिए मदद दे सकता है, उन दवाइयों के प्रभाव को समझने के लिए मदद दे सकता है। बचना उससे भी चाहिए, क्योंकि हर दवा का दुष्प्रभाव है। जितना पढ़ते रहेंगे दिमाग उतना ही कुत्सित होता रहेगा, उतना ही आप नेगेटिव होते रहेंगे। इसलिए दवा आपको ठीक होने के लिए दी जा रही है, डॉक्टर आपको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर से परामर्श लें, अपने टेस्ट कराएं, बताई गई दवाएं खाएं, तभी तक खाएं जब तक खाने के लिए कही गई हैं। उसके बाद ज़बरदस्ती ना खाते रहें। गूगल ना करें, आप स्वस्थ रहेंगे। हमारे डॉक्टर हैं चिराग टंडन, उनके पास में अपने एक मित्र को ले गया। उन्होंने उनको देखा, और तो मित्र ने जो है एक अजीब सा शब्द बोला कि डॉक्टर साहब कहीं ये वो तो नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको कैसे पता? उसने कहा नहीं मैं सर्च कर रहा था। तो बोला इलाज भी वहीं करवा लीजिए। मैं देख रहा हूँ आप जो है ज्ञान दे रहे हैं मुझे कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो पिछली बार का करार है कि क्रिसमस का मौका है, क्रिसमस जब ये रिलीज होगा एपिसोड तो क्रिसमस होगा, तो इस बहाने हमें बेकिंग पे बात करनी है, जो कि बाबा बहुत करते हैं। मिलादुल नबी है, आज मिलादुल नबी है 25 तारीख को। अच्छा, हाँ, नबी केवल सिर्फ क्रिसमस प्रॉफेट नहीं। मोहम्मद थोड़ी हैं। उनसे पहले अब्राहम से जो पूरा सिलसिला है उसमें मूसा और ईसा ये भी नबी हैं। तो क्या वैसे बाबा आपकी 25 दिसंबर की क्या तैयारी है? हमारी 25 दिसंबर की वही चिर परिचित तैयारी है। कुछ रिब्स का सूप, फुल टर्की तो नहीं रोस्ट करेंगे, लेकिन एक फुल चिकन रोस्ट। टर्की थैंक्सगिविंग में होता है ना? हाँ, जब भी होता हो, यहाँ तो मिलना मुश्किल है। टर्की वाले टर्की से इतना परेशान है उसे हिंदी बुलाते हैं। और टा को बोलने में अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर दीजिए तो लोग कहते हैं कि तो टर्की है। तो फुल चिकन रोस्ट, माइल्ड वाइन, कुछ कप केक्स, कुछ प्लम केक। मल्ड वाइन जो मैं सुनता हूँ ना तो मुझे मल लगता है हाँ, माइल्ड। मल ज्यादा याद आता है। वाइन को क्या जो माइल्ड वाइन क्या होती है? बहुत गंदा कर दो वाइन को, अच्छे खासे वाइन को पेल के गंदा कर दो, हाँ, मतलब तो मल्ड हो जाता है। मतलब आप ये समझ लें कि वाइन के एक पोर्शन को ले करके उसको आप दालचीनी और शहद और संतरे नींबू के छिलकों के साथ में कंसंट्रेट कर लें, और फिर उसको छान करके जो आपको गाढ़ा द्रव्य हासिल होगा उसमें पर्याप्त मात्रा में रेड वाइन और मिक्स कर दें। और उसको अगर आप चाहें सजाना मजाना, दुनिया को दिखाना, तो उसमें वो दालचीनी की और अरे उसमें फल फ्रूट भी डाल देते हैं। और हाँ, तो ये होता यही है कि वो फिर वो उसको सांगरिया की तरफ लेके चले जाते हैं। तो सांगरिया में यही है कि खूब सारे फ्रूट्स ये सब मिला करके तो एक बीकर भर के रख दिया और बोरो खाओ। बेसिकली सांगरिया वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि बहुत ही रोमन तरीका है चीज़ों को करने का, कि आप बड़े बड़े उनमें बीकर्स में शराब वाइन भर दें। पहले तो वाइन का ही हिसाब हुआ करता था सबसे पहले, और फिर उसमें तमाम तरह के फ्रूट्स डाल दें, तमाम तरह के फल, तो लोग उसमें से वो भी खाते रहेंगे, उसको पीते भी रहेंगे और इस बहाने तृप्त रहेंगे। उपलब्धता भी थी। तो ये है। बाकी ब्रांडी जो है उसका अन्नप्राशन 25 तारीख को होता है। तो वो होगा।
और कुछ गीत संगीत सुना जाएगा, लेकिन उसमें ईसा मसीह का कोई गाना नहीं होगा। मेरा ये यीशु अजीज यीशु। मियाँ वगैरह जो है मेरा यीशु यीशु हाँ, सुना है आपने? तो हमको अजीज मियाँ के चेहरे में ईसा मसीह नजर आते हैं, तो अजीज मियाँ नाइट्स। पहले तुम्हारी बहन बोलती थी नहीं, और अभी बोलने लगी मेरा यीशु यीशु मेरा और बेक करेंगे बाबा यार। लेकिन ये उत्तर भारत के लोगों से मेरा एक आग्रह है, विनम्र है। एक हमारी आजमगढ़ की भाभी है, उन्होंने यहाँ पे जामिया में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में खोल रखा है अलबेक। अलबेक, हाँ, पान खा करके गले पे बैठती है। आजमगढ़ की है, दुकान का नाम है अलबेक, और अलबेक शावरमा बेचता है। और उसने तरक्की इतनी कर ली है कि 8 दुकानें खरीद चुके हैं वो इस वक्त एनएफसी की, जो साउथ दिल्ली का सबसे महंगे मार्केटों में है। तो उत्तर भारत के लोगों ऐसा है, जो विक्रय की प्रक्रिया है उसे कहते हैं बेचना। बेच लेते हो तो वो बिक जाता है। आप बेक कर नहीं आते, गन्ना बेक कर आ गए। बेक बेचने को बेकना नहीं कहते हैं, वेस्ट यूपी में कहते हैं वैसे। हाँ, क्योंकि वो मैं जब भी वो बेक बोलते हैं मुझे लगता है कि यार आप क्या बेक कर रहे हो। हमने तो पुराना मकान बेच दो अपना। मोटरसाइकिल कहाँ भी तो बेच बेचेंगे दी, हम। मोटरसाइकिल भी बेच दी। तो ये बताइए, लेकिन जैसे जो नए बेक करने वाले हैं उनके लिए बेकिंग से बचे हैं, क्योंकि बेकिंग की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो ये है कि सॉफ्ट नहीं हो पाता। वो मैंने 1-2 बार ट्राई की, ऐसी बात नहीं है, हाँ, गूगल पे देख के वो सॉफ्ट नहीं होता अंदर से। मतलब वो खा के ना थोड़ा कैसे बैटर जो है ना बेकिंग का, सारा खेल उसका है। और प्रोपोर्शन का हिसाब ये है कि सब चीज़ें एक एक अंश अगर उसमें रहें तो वो अच्छा राइज करता है। दूसरा क्या है कि हम लोग जिस तरह के कामकाज में रहते हैं उसमें हम कभी बैटर को तैयार नहीं होने देते हैं। जैसे हमने 2 अंडे फोड़े, 1 कप मक्खन डाला पिघला करके, उसमें 1 कप मैदा डाला, थोड़ा सा दूध, वनीला एसेंस, कुछ ड्राई नट्स, है ना, अगर शहद डालना है तो शहद, 1 आउंस उसमें ब्रांडी गई या रम गई, और उसको फेंट फाट के और फिर उसको आइसिंग करके ट्रे में डाला, उसको ओटीजी में सरका दिया। आप उसको रहने दें, रेस्ट करें। बेकिंग में रेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोडे के साथ में उसकी बातचीत है, बेकिंग सोडे के साथ में, वो आप होने दें। क्योंकि आप दरअसल क्या कर रहे हैं, ब्रेड की जो सबसे पुरानी रेसिपी है, जब पहली ब्रेड बनी होगी दुनिया में, उस रेसिपी से आज भी ब्रेड बनती है जिसमें खमीर का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल यीस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। वो है सोरडॉग ब्रेड। सोरडॉग कहते हैं ना उसको? हाँ, सोरडो, हाँ, सावरडो, साल्वाडोर टाइप साउंड करता है। तो सावरडो जो है, उस ब्रेड की नवैयत ये है कि आप आटे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके 1 हफ्ते तक फर्मेंट करते रहते हैं, और फिर वो दशांश लेकर के उसमें बाकी आटा मिला के उसको ओवरनाइट राइज करा के। तो ये सावरडो ब्रेड बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, मुझे बहुत पसंद है। 1 स्लाइस मुझे मिल जाती है, मेरी सुबह अच्छी रहती है। थोड़ी सी क्रंची होती है, एक खटास होती है उस ब्रेड में, लेकिन वो सबसे सुरक्षित ब्रेड है खाने की दृष्टि से। तो उसमें सारा का सारा, अब इतना धैर्य, जो 1 हफ्ते की प्रोसेस है आपका ब्रेड बनाने का, उसको आप चाहते हैं कि 1 घंटे में निपट जाए। तो भैया, बिरयानी अगर अच्छी नहीं बनी तो हम लोगों से सीधे पूछते हैं कि मैरिनेट कितनी देर किया था। मैरिनेट तो क्या किया, 6 बजे गोश्त आया था, 8 बजे लोग आने आए थे, तो धनाक से चढ़ा दिया तो धनाक से पक गई, पेट भर गया। स्वाद की अपेक्षा मत कीजिए, और इसलिए हमेशा बैटर को राइज करने दीजिए, उसको रेस्ट करने दीजिए। वो रेस्ट करेगा तभी तो राइज करेगा। आप देखते ही हैं कि जो लोग रात में रेस्ट करते हैं वो सुबह राइज करते हैं। की भाषा में बात कर रहे हैं आजकल। बैट्समैन को बैटर बोलते हैं। बैटर को रेस्ट करने दीजिए, रेस्ट करेगा तभी तो राइज करेगा। मुझे लग रहा है वो बीसीसीआई का पूरा कैंपेन चल रहा है कि आप बहुत ज्यादा खिला रहे हो अपने खिलाड़ियों को, उनको रेस्ट करने दो। उनको रेस्ट नहीं मिल रहा है अच्छे से। तो वो है। और दूसरा क्या होता है कि हमको जैसे ही ओवन से, ओटीजी से जैसे ही केक निकलता है, एक बालक वाला जो जिज्ञासा होता है ना, हो गया कि नहीं, तो एक बार चक्कू घोप के देखते हैं। कितना सम्मान से बोलते हैं ओटीजी, है ना। और उसके बाद तुरंत भी लगा लेते हैं आगे। हाँ, और उसके तुरंत फलक काटना शुरू कर देते हैं। भैया, केक बेक करने के बाद में जब भी घर में केक बेक करें, कम से कम 1 घंटे तक उसको उंगली ना करें। बेहतर यह है कि रात में केक बेक करें, आपका किचन में गरमाइश रहेगी, आपको वहां पे बाकी चीजें पकाने में मजा आएगा, क्योंकि बगल में बेकिंग चल रही है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आधे घंटे अगर एक हीटर चल रहा है तो उसका आनंद तो आना ही आना है। और उस केक को रख के भूल जाइए, सवेरे उसका मजा लीजिए। तो जो 25 तारीख की शाम को केक बनाना शुरू करेंगे,
उनके साथ समस्या है कि फिर आप क्रिसमस नहीं मना, फिर आप 26 तारीख का केक बना रहे हैं और 25 को खाओगे तो वही हो जाएगा। लेकिन ये लावा केक और चॉकलेट फज और क्या क्या चीज़ें इधर आ गई। छोटे शहरों में बेकिंग बिल्कुल अलग है इससे। और मैंने एक बार पिलखुआ में नान खटाई खाई थी। पिलखुआ है हापुड़ धोरे। हाँ जहाँ के तिरपाल दुनिया भर में मशहूर हैं, ऐसा कहा जाता और है। कुमार विश्वास। हाँ वो भी वहीं के। वो भी तीरपाल ही है। तो गजब थी लेकिन वो नान खटाई। हाँ, तो पिलखुए की नान खटाई से मुझे याद आया, या शाहीन बाग में एक नई मिठाई की दुकान खुली है, उसका नाम है शाहजी, और उनकी नान खटाई अद्भुत है, बहुत ही शानदार। मनदीप सिंह वहाँ से मंगवाए और हमने उसको खाया, और फिर हम लोगों ने तमाम जगहों की, तमाम शहरों की नान खटाइयों की समीक्षा करते हुए उसको ध्वनिमत से अव्वल घोषित कर दिया। दानेदार है और भुरभुरी है। वो बड़ी महत्वपूर्ण तो बात है। दांत की पहली दरक लगते ही अगर नान खटाई एक कम सीमेंट वाले रेत के पलस्तर की तरह आपके मुंह में धसक जाए तो समझिए कि नान खटाई अच्छी है। मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ नान खटाई होता क्या है, मैंने देखा नहीं। शायद देखा होगा। वो बनाते नान की तरह है। अच्छा। और दिखती खटाई जैसी है, अर्धवृत्ताकार। कुकीज या ओके, एक बार मैं समझ के खाना चाहूंगा। उम्र बहुत हो गई लेकिन अभी तक मैं सुनता रहा हूँ बहुत। सबसे अच्छी नान खटाइयाँ दिल्ली में खास तौर पे और पश्चिमी यूपी में ठेले पे लकड़ी के आग में बने हुए जो मूविंग तंदूर हैं, ओवन है, ऊपर से भी आग रखी है, नीचे से भी आग जल रही है, और बीच में उसने एक तश्तरी में वो ऐसे ही गिराते हैं बैटर को एक तवे पे लोहे के, जैसे बतासा बनता है, बिल्कुल शक्कर का बतासा, वैसे ही उसको गिरा गिरा के वो मगौली की ढेपियों जैसा रख देता है और उसको सरका देता है। वो बेक होकर निकल आती है और हल्की सी ठुनगी मारो तो ऐसे तवा छोड़ती है जैसे कभी थी ही नहीं इस पे। तो नान खटाइयाँ बहुत विचित्र चीज है, और वो गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। हाँ। एकदम अगर गरम मिल जाए। मुझे यकीन है कि आज की जो पिछले 200 सालों की जो बेकिंग की ड्रेसिंग है सामान्य मानविकी के बीच में, उससे अगर पीछे जाएंगे रिवर्स करके, तो जो कुकीज़ आप कह रहे हैं या जिसे आप मिठाई कहते हैं यहाँ पे, लेकिन यूरोप ने जब अपनी मिठाइयाँ बनाई होंगी तो वो नान खटाई ही रही होंगी। नान खटाई उसका बहुत ही एक प्रिमिटिव रूप है और वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, चल रहा है। बाद किस्म की नान खटाइयाँ हैं, खट्टी होती है वो? नहीं, मीठा बिस्कुट है, प्योरली मीठा बिस्कुट है जिसमें कि अच्छा, नॉन खटाई इसलिए बोलते हैं। नॉन खटाई। लेकिन ये क्या आप लोग के टाइम पे भी समकालीन जो आपका समय था वो जवानी वाला, एकदम लड़कपन वाला, जवानी तो अभी भी है, पैटी को पेटीज उस समय भी कहते थे क्या? पेटिस। हाँ, पेटिस कहते थे। हाँ, तो वो ट्रेन में खास तौर पे ये लखनऊ में 1-2 पेटिस बेचने वाले थे, क्योंकि बाकी स्टेशनों की वो अफोर्डेबिलिटी ही नहीं थी। ये सब मतलब पिछड़ा भारत, तो उनमें क्या था, मोशे चोए है ना, आई वाली चा और या कौन बोलेगा, आई वाली आई। मैंने एक बार बोल दिया ऐसे मजे में, मुझे पकड़ा गया वो। मैंने कहा तुम बोले थे बोलो, मैंने बोला गाली, देख आ रहे हो। है ना। तो लेकिन लखनऊ में था तो उसका स्टाइल ही था, पेटिस। तो वो मुझे अभी तक याद है, वो पैटीज कैसे वो बेच रहा है। कानपुर में मैंने देखा है, मेरे पास तस्वीर भी एक दुकान की, बहुत पुरानी दुकान है, वो बेकरी है। अच्छा, छोटे शहरों की बेकरी। बचपन में जो पहला आइसक्रीम वाला मुझे याद है, जो ठेले पे आइसक्रीम लेके आता था, वो एक चौकोर सा डिब्बा होता था जिसकी हाइट उसके कमर तक होती थी, उसमें 2 पहिए होते थे और 2 हत्थे होते थे। कमल एक कंपनी का नाम था रायबरेली में, और वो कमल के यहाँ आइसक्रीम बनती थी। तो उसमें कप होते थे, उसमें वो आइसक्रीम बार होते थे, तो उसको कहते हैं मलाई आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। आइसक्रीम कभी वो पूरा बोला नहीं, मलाई और मैंगो पे जोर था, वनीला शब्द ही नहीं था। वनीला का कप जो होता था, जो उस जमाने में 20 आने का आता था, जो माना जाता था कि बहुत महंगी चीज है, तो वनीला का मतलब था मलाई आइसक्रीम। वनीला का बार मतलब नहीं थे। हाँ। और अभी यहाँ आके पता चला ये वनीला होता है, ये मलाई वलाई नहीं, वनीला है भाई साहब। अच्छा, और आजकल क्या हो रहा है, हम तो मतलब अब आप देखिए
कि पिछले से जब आप सामान्य मानविकी हुए तो मलाई वनीला हो गया। अब जब उच्च संभ्रांत के बीच में बैठे तो लगा कि वनीला मतलब कि ऐसे ही हाँ, रख दो प्लेन वनीला है ना, कि अरे, दिस इज plain प्लेन vanilla। वनीला। हम कहे तेरी ऐसी की तैसी बताओ। हम इसी में गदगद थे कि भाई ये जो गंध थी ये दरअसल कस्तूरी की थी, है ना, और वो कह रहे हैं कि मन कस्तूरी रे। हमारे यहाँ छुटपर में बोलते थे स्क्रीम, वही हम भी कहे मलाई स्क्रीम। आई नहीं, आइसक्रीम नहीं बोलते थे, लगता था मलाई स्क्रीम, स्क्रीम। मैंगो स्क्रीम। स्क्रीम करते हुए बेची जाती थी। हाँ, हाँ, एक बहुत अच्छी फिल्म है, अभी रिकमेंड कर देता हूँ, मोहसिन मखमल बफ की। ईरान के बहुत बड़े फिल्मकार, दुनिया में वर्ल्ड सिनेमा में बहुत बेहतरीन फिल्में मोहसिन मखमल बफ ने दी। भारत पे उन्होंने एक फिल्म बनाई है और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि दुनिया के किसी भी कोने में फिल्म बनाने से ज्यादा कठिन है भारत में फिल्म बनाना। उस फिल्म में उन्होंने बनारस दिखाया है, राजस्थान दिखाया है, थोड़ी सी दिल्ली दिखाई है। उस फिल्म का नाम है स्क्रीम ऑफ एंड्स। एक अच्छी फिल्म है, कभी समय मिले तो जरूर देखें। लेकिन भैया मैदा बहुत अच्छी चीज नहीं है। नवाई खाओ तो अच्छा। हाँ, और खीरा बनाए कि तुम क्रिसमस मनाए सकत हो। नहीं, हम बताइए ज्यादा बढ़िया, बथुआ के पराठे बनवाइए भाई साहब, और लहसुन की पत्ती की चटनी, है ना, और घुटौआ साग, 5 तरह के साग, 1 मुट्ठी उड़द की दाल के साथ बटुले में बना हुआ। पेल के 2-2 चम्मच घी डालिए, साबुत लहसुनों और जीरे और हींग का तड़का मारिए और कड़ाही में फ्राई करा लीजिए साबुत लाल मिर्च। इसका आनंद लेते हुए भी आप क्रिसमस मना सकते हैं। बेकिंग करना आवश्यक कतई नहीं है। बाबा की ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिसमस एक क्रिश्चियन फेस्टिवल नहीं है। बिल्कुल, ये ईसाइयों का फेस्टिवल नहीं है, ये उसके पहले से है। विंटर सोल्स्टाइस को सेलिब्रेट करने के लिए सब कुछ हार्वेस्ट से जुड़ा होता था, सन से जुड़ा होता था, सन की मूवमेंट से जुड़ा होता था। तो उस लिहाज से इसको आप अब जो है ये वापस क्रिसमस एक ओरिजिनल रूप में आ गया है, एक कल्चरल सेलिब्रेशन अक्रॉस रिलीजन्स। सभी धर्मों के लोग अब क्रिसमस मनाते हैं। क्रिश्चियंस उस दिन मास में जाते हैं, जो इस बार भारत में नहीं जा पाएंगे क्योंकि नाइट कर्फ्यू लग गया है। हाँ, और एक चीज मैं और आपको बता दूं, क्रिसमस को बोलचाल की भाषा में हिंदी पट्टी में कहते हैं बड़ा दिन, कि भाई बड़ा दिन की त्योहार है। तो बड़ा दिन का त्योहार को आप इस तरह से समझें कि मेरे ख्याल से 22 दिसंबर हाँ, सबसे छोटा दिन होता है। हर वर्ष 22 जून सबसे बड़ा दिन है, सबसे ज्यादा अवधि तक सूर्य रहता है, और 22 दिसंबर सबसे कम अवधि तक सूर्य का दिन है। तो क्रिसमस को बड़ा दिन कहने के पीछे ये भी लॉजिक है कि अब यहाँ से बड़ा दिन शुरू। हाँ, बिल्कुल वही है। तो यहाँ से अब सूरज जो है उसकी समयावधि बढ़ना शुरू हो जाएगी। भाई यूरोप वालों को बस एक चीज बता देता हूँ आज 3 ताल के माध्यम से, और कहते हैं ना कि हारे को हरि नाम। जब पिछला समाज होता है तो कहे अरे जानी थी है, हाँ, मुकेश अंबानी इतना पैसा कमा ली, लड़का का देखा इतना मोट होएगा है ना। तो उस तरह की जो एक वो होती है ना कि अपने आप को कैसे बराबर आई विल बैलेंस इट, उसमें मैं कह देता हूँ कि ये जो पूरी दुनिया पे अपना सूरज अस्त नहीं होने देते थे यूरोप वाले, और ये जो ईसा मसीह को गोरों का देवता बनाए घूम रहे हैं, इनके देवता भी इनके अपने नहीं हैं। ईसा मसीह भी ये एशिया से लेके गए भाई साहब। फलस्तीनी यहूदी। अच्छा, ईसा मसीह अगर किसी को हाय कहेंगे तो वो गरीब की हाय होगा। मैं चिट्ठी शुरू करूं? तो न्योता वाले श्रोता में पहली चिट्ठी आज की मिकी चौधरी की, और इन्होंने लिखा है, इन्होंने हाय तो नहीं कहा है ना? नहीं, हाय नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि इस बार का एपिसोड बहुत खास रहा मेरे लिए। शुरू कैसे करूं और अंत कहाँ करूं समझ नहीं आ रहा, पर संक्षेप में उकेर रहा हूं। 62वें अंक के अंत के बाद मुझे कुछ और याद नहीं रहा सिवाय अजीज मियाँ के। इस अंक में मैंने भावनाएं बहते हुई देखी और उस बाढ़ में खुद भी भसिया गया, ब्रैकेट में बह गया। मैंने देखा ताऊ के अंदर उमड़ते सैलाब को जो फटकर बह जाना चाहता था और पहुंचना चाहता था अजीज मियाँ के नजदीक। मैंने देखा उस बांध को जिसने पुरजोर कोशिश की अपनी बारी आने तक अपनी भावनाओं को रोके रखने की। मैंने देखा उस बेहद ही सुंदर और सुखद तबाही को जो बाबा और भैया के बोल चुकने के बाद ताऊ के हृदय, मस्तिष्क और मुंह से निकलकर पूरे 3 ताल को निगल रही थी। ऐसा ज्वार इससे पहले नुसरत साहब को समर्पित बेबाक बुधवार में अमित खोसला जी में दिखा था। ताऊ में इस एपिसोड में पूरा चक्रवात।
हाय, हाय, हाय। गौरतलब है कि मैंने हर जगह सुना की जगह देखा शब्द इस्तेमाल किया है, जिसका स्पष्टीकरण जरूरी नहीं है शायद। खाके नशेमन की चर्चा भी मैंने ही मांगी थी और चर्चा के बाद पहली बार अजीज मियां को सुना था, और ये बताने में कोई शर्म नहीं मुझे कि मेरी प्रतिक्रिया वही रही जो स्वाभाविक था कि अरे गुरु ये क्या है, पर अब डूब जाऊंगा इसमें, ये निश्चित है। वाह, स्वागत है। सुनने का सही तरीका और उन्हें सुनने का कारण आज के एपिसोड में मिल चुका है। बाकी चिट्ठी ज्यादा लंबी नहीं करूंगा वरना छांट दी जाएगी। अंत में अनीश भैया के लिए आपकी चिट्ठी का बेसब्री से इंतजार रहता है। लिखते सब लाजवाब ही हैं, लेकिन आपकी चिट्ठी का स्टाइल बहुत पसंद आता है। और स्पॉटिफाई पर सुनने वालों से विनती कि रेटिंग का ऑप्शन आ गया है, 5 स्टार से सुसज्जित करें। अरे दे धड़ाधड़ भाई साहब, जो भी स्पॉटिफाई पे सुनते हैं, ऑप्शन है तो यूज करिए। 5 से नीचे क्या यूज करना। निक्की भाई, जब डूब ही गए हो तो अब तुमको हम न्योता का जो पहली लाइन थी वो सुना देते हैं, वेलकम टू द पूल पार्टी। देखिए, लिसनर हो तो ऐसे, जो हमें कहना चाहिए कि 5 स्टार का वो आ गया, ये खुद बता रहे हैं सुनने वालों को कि आ गया है स्पॉटिफाई। अजीत कुमार की चिट्ठी आई है कि कुलदीप मिश्रा जी, हेड्स ऑफ फॉर द ओपनिंग ऑफ 3 ताल एपिसोड 62। क्या गजब का स्टार्ट किया आपने पॉलिटिशियंस की लैंग्वेज पर। अजीज मियां और पेन किलर पर भी अच्छा लगा, जय हो। रवि खत्री ने भी लिखा है कि अजीज मियां का नाम सुनकर हमारा तो बन गया आज का प्रोग्राम। एक चिट्ठी आनंद तिवारी की आई है। इन्होंने लिखा है कि 62वां एपिसोड सुना, बस ऐसा लगा कि जैसे 3 ताल के बवा सीरियंस के लिए किसी ने गर्म गुनगुने पानी का पूरा टब भर के रख दिया, जो ठंड और बवासीर दोनों से बहुत आराम दे रहा है। वैसे ये जो 3 ताल वाला बवासीर आपने हमें दिया है, ये सभी दर्दों की काट है। जैसा कि बाबा कहते हैं, दर्द को दर्द ही काटता है। इस ठंड में आगे के सभी 3 ताल इसी तरह टब में लेटकर ईयरबड्स लगाकर सुनना चाहता हूँ। वाह, जय हो आनंद तिवारी। जय हो। वाइन के एक ठे गिलासो रख बहुत लिया बढ़िया। बाजुम गुरु। गुनगुने पानी की बात करके ना इन्होंने मेरे अंदर के बवासीर को जगा दिया है। नितिन ठेटे नागपुर ग्रामीण महाराष्ट्र से चिट्ठी आई है। मैं 3 ताल पिछले 4 महीने से सुन रहा हूँ। मैंने सभी एपिसोड सुन लिए हैं। आप विषयों को जिस तरह रखते हैं और उस पर फिर जो बातें होती हैं, मतलब क्या ही कहें, मज़ा आ जाता है। मुझे 3 ताल किसी व्यंजन सा लगता है, जिसमें सब्जियां सरदार काटते हैं, बाबा छौंक और तड़का लगाते हैं और पकाकर फाइनल टच ताऊ देते हैं। वाह भाई वाह। और फिर जो मसाले, मतलब मैं ही हूँ जो पकाता हूँ। अजीज मियां आप ही हैं। गार्निशिंग का काम। फिर भाई साहब, मुझे माफ करना पकाने के लिए, पर क्या है कि हफ्ते में इतना आप एंजॉय करते हो, एक दिन 1-1.5 घंटे पक भी जाओ। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि उसके बाद जो मसालेदार व्यंजन बनता है उसके क्या ही कहने। 62वें एपिसोड में आपने जो अजीज मियां का विश्लेषण किया वो अद्भुत लगा, खासकर तब जब बाबा उनको शराब कहते हैं। आशा है कि आप ऐसे ही नए नए व्यंजन बनाकर हम जैसे सामान्य मानविकी को आनंदित करते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि किसी दिन आप महाराष्ट्रियन खाने पर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रिय विषय है। सतविंदर सिंह का मैसेज आया है और इन्होंने एक चुटकुले की शक्ल में एक छोटी सी बातचीत लिखी। इन्होंने लिखा है, सैटरडे इवनिंग आई पिक अप माई फोन, मी टाइपिंग डी, गूगल दबा के चल दिए बाय अजीज मियां। मी धन्य हो प्रभु, डूइंग दंडवत प्रणाम। ऑल डे। प्रतीक दास की चिट्ठी है। 62वें एपिसोड का हासिल मेरे लिए ताऊ की ये बात रही कि पश्चिमी संगीत पर पैर थिरकते हैं, बॉलीवुड संगीत में कमर और कव्वाली में सर। पर जहां तक मेरा सवाल है, कव्वाली में मेरे हाथ पैर सब कुछ खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। अजीज मियां का नाम आते ही आंखों के सामने एक पान जमाए मुसुक ब्रैकेट में बनारस वाले समझ जाएंगे दिखाई देते हैं, जो अपने घुटनों के बल खड़े होकर हाथ हवा में लहराते और अपनी केश वल्लरियों को झटकते हुए पूरे सामईन को नासूद से लाहौद तक की मंजरकशी कर रहे हैं। सामईन इन्होंने बहुत सही पकड़ा है। एक एक मुकदमा गणित के सवाल को हल करने जैसा मालूम होता है। पहले एक समीकरण, फिर दूसरा, और किसी एक बेसिक थ्योरी के कारण समीकरण एक और जोड़ दो, LHS = RHS थ्योरी। वाह भाई वाह। बाकी मैं क्या जानू रहा। अरे ये चिट्ठी जीत ले गई। बहुत बढ़िया प्रतीक। पवन यादव की चिट्ठी है कि दर्द के घरेलू नुस्खों में हमारा पसंदीदा और हिंदुस्तान में सबसे कम प्रयोग में लाने वाला तरीका है बर्फ लगाना। पैर में मोच आ जाए या सिर खिड़की से टकरा जाए, बर्फ हमेशा काम करती है। वैसे सारे पेन किलर्स सिम्टम्स को ही ट्रीट नहीं करते, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं जो रिकवरी में मदद करते हैं। इन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है। वाह।
और अगली चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। वो चिट्ठी भेजने के साथ मैं आपको व्हाट्सएप पे, मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं भेजा था पर मैं आपको भेज रहा हूँ 3 ताल वाले ग्रुप पे, तो आपको फ़ोन देखना होगा। क्या है कि हम लोग हर महीने के जो पहला एपिसोड शुरुआत करते हैं वो अल्ताफ राजा की उन पंक्तियों से करते हैं जिसमें उन्होंने हर महीने की महिमा बताई है, जनवरी फरवरी। इसी से इंस्पायर्ड होकर कुमार ने 3 तालियों के लिए कैलेंडर बना दिया है जिसमें हर महीने के कैलेंडर पर उसी गीत के बोल लिखे हैं। तुम तो भाई साहब इसे तो प्रिंट करवा के रखना पड़ेगा। हाँ, और इन्होंने ये भी कहा है, इसके साथ जो चिट्ठी इन्होंने भेजी है मैं उसको पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा है, अग्रिम नववर्ष के उपलक्ष्य पर 3 तालियों के लिए मेरा उपहार कवि शिरोमणि ज़हीर आलम के महाकाव्य के माध्यम से वर्ष 2022 की यात्रा करने के लिए मेरे द्वारा बनाया गया कैलेंडर। पुराने और नियमित श्रोता इसका मर्म अवश्य ही समझेंगे। कृपया दिसंबर का पन्ना देखने के बाद कैलेंडर बंद ना करें। 13वें पन्ने पर विशेष ध्यान दें क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूं और ये खुद के लिए बना रहा था। इसमें अमेरिका के पर्व, त्योहार और छुट्टियों का उल्लेख है। किसी को चाहिए तो मैं सहर्ष वर्ड फॉर्मेट में उपलब्ध करा दूंगा जिसे लोग स्वयं एडिट कर सकते हैं। कुमार, बहुत सुंदर कैलेंडर है। एक छोटा सा सुझाव है, केवल एक छोटा सा सुझाव है। ये 13वें वर्ग पे जहाँ पे आपने शनिवार लिखा है, सैटरडे, वहां पे शनिवार की जगह आप 3 ताल लिख दें। और वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है नीले रंग से, तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन शनिवार का मतलब 3 ताल है। आप 3 ताल लिख दें, लोग समझ जाएंगे कि बात शनिचर की हो रही है। इन्होंने लिखा है, इसमें ये भी नीचे लिखा है पूरा नाम अपना, क्रिएटेड बाय कुमार आंजनेय। तो कुमार भाई बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार श्रीवास्तव की चिट्ठी है, बेबाक बुधवार के सभी पॉडकास्ट अन्य प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित करने की कोशिश करें ताकि लोग अपनी सुविधा अनुसार इसका भी मजा ले सकें। अब इसकी भी डिमांड बढ़ रही है, बहुत कई लोग ये कह रहे हैं कि उसको उपलब्ध कराया जाए। ब्रूस वेन उर्फ जय सिंह की मुंबई से चिट्ठी है। 3 तालियों को प्रणाम। इस बार सुना कि क्रिसमस पर चर्चा होगी तो चिट्ठी लिखने का मन हो आया, लेकिन 25 दिसंबर से पहले 21 दिसंबर के महत्व पर चर्चा करना जरूरी है। 21 दिसंबर पृथ्वी का वो दिन है जब वास्तव में कुछ बदलता है। 31 दिसंबर की रात को वास्तव में कुछ नहीं बदलता। साल और महीने हमारे गढ़े हुए आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट हैं, समय सतत है। लेकिन 21 दिसंबर के दिन पृथ्वी अपने अक्ष से झुकाव को अधिकतम बिंदु तक जाने के बाद पुनः दूसरी तरफ झुकना शुरू करती है। इसी कारण इस दिन हमारे यहाँ विंटर सोल्स्टाइस और दक्षिणी गोलार्ध में समर सोल्स्टाइस होता है। ये उत्तरायण का दिन है। इस प्रचलित धारणा के विपरीत कि उत्तरायण मकर संक्रांति पर होता है। इससे भी एक रोचक ऐतिहासिक तथ्य जुड़ा है जो इस तरह है। मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि जब समर सोल्स्टाइस 21 दिसंबर को होता है तो हम मकर संक्रांति 14 जनवरी को क्यों मनाते हैं। इसके पीछे एक मजेदार वैज्ञानिक कारण है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष धीरे धीरे अपना ओरिएंटेशन भी बदलता है जिसे प्रिसेशन कहते हैं। इसके कारण हमें आकाश में दिखाई देने वाले राशि समूह हर 72 साल में लगभग 1 डिग्री खिसक जाते हैं। आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट आदि के काल में जब देसी पंचांग का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, उस वक्त सूर्य मकर राशि में प्रवेश 21 दिसंबर को ही करता था। अतः इस दिन उत्तरायण मनाया जाता था। समय बीतने के साथ पृथ्वी का अक्ष शिफ्ट होते होते अब हमारे आकाश के राशि समूह 20 से अधिक डिग्री शिफ्ट हो गए हैं। इसलिए आजकल 21 दिसंबर को सूर्य मकर के बजाय धनु राशि में होता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान के अभाव में देशी पंचांग में ये करेक्शन नहीं हो पाया और उत्तरोत्तर मकर संक्रांति की विंटर सोल्स्टाइस से दूरी बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप हम अब भी मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन मनाते आ रहे हैं, जबकि वास्तव में उत्तरायण अब धनु राशि में होता है। वर्ष 2121 में मकर संक्रांति 16 जनवरी को आएगी। आने वाले समय में मकर संक्रांति ठंड के मौसम से और दूर होती जाएगी। इससे कई अन्य मज़ेदार तथ्य निकले हैं, जैसे कि जो ध्रुव तारा आज हम देख रहे हैं वो 2000 साल पहले कोई अन्य तारा था। हमारे ग्रह के प्रिसेशन का एक पूरा चक्र करीब 26,000 साल में पूरा होगा। पिछले 3 ताल में अजीज मियाँ पर चर्चा बहुत शानदार लगी। कव्वाली की गहराइयों से परिचय हुआ। नई दुनियाओं के दरवाजे खोलने के लिए आभार। जय हो जय सिंह मुंबई। जय हो जय हो। क्या बात है। इन्होंने भी बहुत सुंदर जानकारी, बहुत सुंदर चर्चा और बहुत सारी जानकारी, और उत्तरायण की कथा के विज्ञान को इन्होंने उठा करके सामने रख दिया है। ये कमाल की चीज़ है। इसमें संकट यही है कि हम सूर्य को धनु में चाहते नहीं हैं, हम तो मकर में जब सूर्य आएंगे तभी चाहते हैं। ऐसा हमारा अपना
कूपमंडूकत्व हो सकता है या हमारी धारणा हो सकती है। तो उसके अनुरूप हम मकर संक्रांति चला रहे हैं। एक चीज पे मैं बस फिदा हुआ कि मकर संक्रांति धीरे धीरे ज्यादा से और दूर जाएगी। आप सोचिए मेले में और ज्यादा लोग आएंगे नहाने के लिए। कई लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा संकल्प होता है ना कि नहा लें, मकर संक्रांति पे तो नहा लो। घरों में कहा जाता है कि अरे खिचड़ी है आज तो नहा लो भैया। तो उन लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। बिल्कुल। तो आज इतनी ही चिट्ठियां ले पा रहे हैं। अगली मुलाकात अब अगले एपिसोड में होगी, 64वें एपिसोड में। 1 तारीख होगी, वो नया साल होगा। और उन सभी को, आप सभी 3 तालियों को अग्रिम शुभकामनाएं नए साल की। उनको भी, जिनको नया साल जब विश किया जाता है तो कहते हैं ये सब का महाराज आप मनाने लगे हैं। अपना तो चैत में होता है ना। उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज तक रेडियो सुनते रहिए। विंक, स्पॉटिफाई, जियो सावन, गूगल, एप्पल, हर जगह हम लोग हैं। विंक पे बहुत लोग हमें सुनते हैं बाय द वे। हम गूगल, एप्पल, स्पॉटिफाई वालों को बोलते हैं, पर विंक मतलब हमारे जो जहाँ थर्ड पार्टी एप्स में जहाँ वो जो एयरटेल का विंक है, एयरटेल का जो विंक है, एयरटेल वाले सब विंक पे हमें सुनते हैं। वेरी गुड। तो सुनिए और वहाँ पर भी अपने दोस्तों को भी बताइए 3 ताल के बारे में। व्हाट्सएप नंबर आप जानते ही हैं, 9953323303। इस पर रिकॉर्ड करके आप या लिख करके भी आप कुछ भी भेज सकते हैं। radio@aajtak.com ये ईमेल आईडी आपको मालूम ही है। तो ताऊ बाबा और सरदार की ओर से 2021 का आखिरी 3 ताल यहीं समाप्त होता है। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। बिल्कुल। और 31 को इतना ही नया साल का स्वागत करें कि 1 तारीख को सवेरे मैसेज भेज या से देख सके। जय हो, जय हो।